ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन था। इस नियम को भारत में क्राउन शासन या भारत में प्रत्यक्ष शासन भी कहा जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण के तहत क्षेत्र को आमतौर पर समकालीन उपयोग में भारत कहा जाता था और इसमें यूनाइटेड किंगडम द्वारा सीधे प्रशासित क्षेत्र शामिल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रिटिश भारत कहा जाता था, और स्वदेशी शासकों द्वारा शासित क्षेत्र, लेकिन ब्रिटिश संरक्षण या सर्वोच्चता के तहत रियासत कहा जाता था। इस क्षेत्र को कभी कभी भारतीय साम्राज्य कहा जाता था, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं। भारत के रूप में यह राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य था। 1900, 1920, 1928, 1932 और 1936 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाला राष्ट्र और 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य था। शासन प्रणाली 28 जून 1858 को स्थापित की गई थी, जब 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया, जो 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया था, के व्यक्ति में क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह 1947 तक चला, जब ब्रिटिश राज को दो संप्रभु प्रभुत्व वाले राज्यों में विभाजित किया गया था, भारत का डोमिनियन, बाद में भारत गणराज्य, और पाकिस्तान का डोमिनियन, बाद में पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य, जिसका पूर्व भाग अभी भी बाद में 1971 में बांग्लादेश का जनवादी गणराज्य बन गया। 1858 में राज की स्थापना के समय निचला बर्मा पहले से ही ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ऊपरी बर्मा को 1886 में जोड़ा गया था और परिणामी संघ बर्मा म्यांमार को 1937 तक एक स्वायत्त प्रांत के रूप में प्रशासित किया गया था, जब यह 1948 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। भौगोलिक विस्तार। गोवा और पौंडीचेरी जैसे अन्य यूरोपीय देशों की छोटी जोत को छोड़कर ब्रिटिश राज लगभग सभी वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैला हुआ था। यह क्षेत्र बहुत विविध है, जिसमें हिमालय के पहाड़, उपजाऊ बाढ़ के मैदान, भारत गंगा का मैदान, एक लंबी तटरेखा, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क ऊपरी भूमि और थार रेगिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा कई बार इसमें अदन 1858 से 1937 तक, निचला बर्मा 1858 से 1937 तक, ऊपरी बर्मा 1886 से 1937 तक, ब्रिटिश सोमालीलैंड संक्षेप में 1884 से 1898 तक, और सिंगापोर संक्षेप में शामिल थे। 1858 से 1867 बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और 1937 से 1937 में अपनी स्वतंत्रता तक सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रशासित किया गया था। फारस की खाड़ी के ट्रुशियल राज्य और फारस की खाड़ी रेजिडेंसी के तहत राज्य सैद्धांतिक रूप से रियासतें और साथ ही 1947 तक ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत थे, और रुपये को अपनी मुद्रा की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के अन्य देशों में सीलोन अब श्रीलंका को 1802 में अमीन्स की संधि के तहत ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। 1793 और 1798 के बीच सीलोन मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन बाद की अवधि के लिए ब्रिटिश गवर्नरों ने लंदन को सूचना दी और यह राज्य का हिस्सा नहीं था। नेपाल और भूटान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े, बाद में उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए और अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दी। 1861 की एंग्लो सिक्किमी संधि के बाद सिक्किम राज्य को एक रियासत के रूप में स्थापित किया गया था, हालांकि संप्रभुता के मुद्दे को अपरिभाषित छोड़ दिया गया था। मालदीव द्वीप समूह 1887 से 1965 तक एक ब्रिटिश संरक्षक था, लेकिन ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। इतिहास। यद्यपि विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश उद्यम को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इसने उसे पटरी से नहीं उतारा था। युद्ध के बाद अंग्रेज अधिक चौकस हो गए। विद्रोह के कारणों के बारे में बहुत सोचा गया था और 3 मुख्य सबक तैयार किए गए थे। सबसे पहले, व्यवहारिक स्तर पर यह महसूस किया गया कि ब्रिटिश और भारतीयों के बीच और अधिक संचार और सौहार्द की आवश्यकता है, न केवल ब्रिटिश सेना के अधिकारियों और उनके भारतीय कर्मचारियों के बीच बल्कि नागरिक जीवन में भी। भारतीय सेना को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया था। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों के मुसलमानों और ब्राह्मणों से बनी इकाइयां, जिन्होंने विद्रोह का मूल गठन किया था, को भंग कर दिया गया था। सिखों और बलूचियों जैसी नई रेजिमेंटों का गठन किया गया, जो भारतीयों से बनी थी, जिन्होंने ब्रिटिश अनुमान में दृढ़ता का प्रदर्शन किया था। तब से भारतीय सेना को 1947 तक अपने संगठन में अपरिवर्तित रहना था। 1861 की जनगणना से पता चला था कि भारत में अंग्रेजी की आबादी 125,945 थी।
इनमें से लगभग 84,083 यूरोपीय अधिकारियों और सेना के जवानों की तुलना में केवल 41,862 नागरिक थे। 1880 में स्थायी भारतीय सेना में 66,000 ब्रिटिश सैनिक, 130,000 मूल निवासी और रियासतों में 350,000 सैनिक शामिल थे। दूसरा, यह भी महसूस किया गया कि दोनों राजकुमारों और बड़े भूमिधारकों ने विद्रोह में शामिल न होकर, लॉर्ड कैनिंग के शब्दों में, तूफान में ब्रेकवाटर साबित किया था। उन्हें भी नए ब्रिटिश राज में उन संधियों में आधिकारिक रूप से मान्यता देकर पुरस्कृत किया गया, जिन पर अब प्रत्येक राज्य ने ताज के साथ हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही यह महसूस किया गया कि जिन किसानों के लाभ के लिए संयुक्त प्रांत के बड़े भूमि सुधार किए गए थे, उन्होंने कई मामलों में अंग्रेजों के खिलाफ अपने पूर्व जमींदारों के लिए लड़ते हुए विश्वासघात दिखाया था। नतीजतन अगले 90 वर्षों के लिए कोई और भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। बंगाल और बिहार को बड़ी भूमि जोत पंजाब और उत्तर प्रदेश के विपरीत के दायरे में रहना था। तीसरा, अंग्रेजों ने सामाजिक परिवर्तन के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया से मोहभंग महसूस किया। विद्रोह तक उन्होंने उत्साहपूर्वक सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती पर प्रतिबंध। अब यह महसूस किया गया कि भारत में परंपराएं और रीति रिवाज इतने मजबूत और इतने कठोर हैं कि आसानी से नहीं बदले जा सकते। नतीजतन ब्रिटिश सामाजिक हस्तक्षेप नहीं किए गए, विशेष रूप से धर्म से संबंधित मामलों में, तब भी जब अंग्रेजों ने इस मुद्दे के बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस किया, जैसा कि हिंदू बाल विधवाओं के पुनर्विवाह के उदाहरण में। विद्रोह के तुरंत बाद जारी महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में इसका और उदाहरण दिया गया। उद्घोषणा में कहा गया है कि हम अपने किसी भी विषय पर अपने दोषसिद्धि को थोपने के अपने अधिकार और इच्छा को समान रूप से अस्वीकार करते हैं। भारत में सामाजिक हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए आधिकारिक ब्रिटिश प्रतिबद्धता का प्रदर्शन। 1880 तक भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ और पूरे देश में बहुत कम फैल गया। इसके अलावा प्रोत्साहन और जलन की संयुक्त उत्तेजना द्वारा निर्मित इसके सदस्यों के बीच बढ़ती एकजुटता थी। इस वर्ग द्वारा महसूस किया गया प्रोत्साहन शिक्षा में इसकी सफलता और भारतीय सिविल सेवा में रोजगार जैसे उस शिक्षा के लाभों का लाभ उठाने की क्षमता से आया है। यह महारानी विक्टोरिया की 1858 की उद्घोषणा से भी आया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी, हम अपने भारतीय क्षेत्रों के मूल निवासियों के लिए उसी कर्तव्य के दायित्व से बंधे हैं जो हमें हमारे सभी अन्य विषयों से बांधता है। भारतीयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया जब 1867 में कनाडा को प्रभुत्व का दर्जा दिया गया और एक स्वायत्त लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की गई। अंत में मोनिया विलियम्स और मैक्स मुलर जैसे समकालीन प्राच्य विद्वानों के काम से प्रोत्साहन मिला, जो अपने कार्यों में प्राचीन भारत को एक महान सभ्यता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरी ओर जलन केवल भारत में अंग्रेजों के हाथों नस्लीय भेदभाव की घटनाओं से ही नहीं, बल्कि शाही अभियानों में भारतीय सैनिकों के उपयोग जैसे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में और सरकारी कार्रवाइयों से भी आई। वर्नाक्यूलर प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास, उदाहरण के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। हालांकि यह वायसराय लॉर्ड रिपन का इल्बर्ट बिल 1883 का आंशिक उलट था, एक विधायक यह जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी में भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश लोगों के साथ समान स्तर पर रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसने असंतोष को राजनीतिक कार्रवाई में बदल दिया। 28 दिसंबर 1885 को इस मध्यम वर्ग के पेशेवरों और बुद्धिजीवियों ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में नए ब्रिटिश स्थापित विश्वविद्यालयों में शिक्षित और ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों से परिचित, विशेष रूप से बॉम्बे में एकत्रित उपयोगितावादी 70 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उमेश चंद्र बनर्जी पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। सदस्यता में एक पश्चिमी अभिजात वर्ग शामिल था और इस समय आधार को व्यापक बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपने पहले 20 वर्षों के दौरान कांग्रेस ने मुख्य रूप से भारत के प्रति ब्रिटिश नीति पर बहस की। हालांकि इसकी बहसों ने एक नया भारतीय दृष्टिकोण बनाया जिसने ग्रेट ब्रिटेन को भारत के धन को खत्म करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रवादियों ने दावा किया कि ब्रिटेन ने यह किया अनुचित व्यापार द्वारा, स्वदेशी भारतीय उद्योग पर संयम द्वारा और भारत में ब्रिटिश सिविल सेवकों के उच्च वेतन का भुगतान करने के लिए भारतीय करों के उपयोग द्वारा। थॉमस बेरिंग ने 1872-1876 में भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। बेरिंग की प्रमुख उपलब्धियां एक ऊर्जावान सुधारक के रूप में आईं, जो ब्रिटिश राज में सरकार की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर अकाल राहत शुरू की,
करों में कमी की, और भुखमरी और व्यापक सामाजिक अशांति दोनों को कम करने के प्रयास में नौकरशाही बाधाओं को दूर किया। यद्यपि एक लिबरल सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, उनकी नीतियां कंजर्वेटिव सरकारों द्वारा नियुक्त व यसराय के समान ही थीं। 1880 के दशक तक सामाजिक सुधार हवा में था। उदाहरण के लिए, पंडिता रमाबाई, कवि, संस्कृत विद्वान, और भारतीय महिलाओं की मुक्ति की हिमायती ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया, विशेष रूप से ब्राह्मण विधवाओं की, जो बाद में ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गईं। 1900 तक सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर जड़ें जमा ली थीं। कांग्रेस सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसने विधायी सुधार की पैरवी की। उदाहरण के लिए, हिंदू बाल विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून के लिए, और जिनके सदस्यों ने गरीबी की शपथ ली और अछूत समुदाय के बीच म किया। 1905 तक गोखले के नेतृत्व में नरमपंथियों के बीच एक गहरी खाई खुल गई, जिन्होंने सार्वजनिक आंदोलन को कम कर दिया, और नए चरमपंथी, जिन्होंने न केवल आंदोलन की वकालत की, बल्कि सामाजिक सुधार की खोज को राष्ट्रवाद से एक व्याकुलता के रूप में भी माना। चरमपंथियों में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदू राजनीतिक पहचान की अपील करके भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, वार्षिक सार्वजनिक गणपति उत्सवों में प्रदर्शित किया गया, जिसका उन्होंने पश्चिमी भारत में उद्घाटन किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899-1905 दक्षता और सुधार की खोज में असामान्य रूप से ऊर्जावान थे। उनके एजेंडे में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का निर्माण शामिल था, सिविल सेवाओं में छोटे बदलाव, सचिवालय के संचालन में तेजी लाना, स्थिर मुद्रा सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण मानक स्थापित करना, रेलवे बोर्ड का निर्माण, सिंचाई सुधार, किसान ऋण में कमी, टेलीग्राम की लागत कम करना, पुरातात्विक अनुसंधान और पुरावशेषों का संरक्षण, विश्वविद्यालयों में सुधार, पुलिस सुधार, देशी राज्यों की भूमिकाओं का उन्नयन, एक नया वाणिज्य और उद्योग विभाग, उद्योग को बढ़ावा देना, संशोधित भूमि राजस्व नीतियां, करों को कम करना, कृषि बैंकों की स्थापना, एक कृषि विभाग बनाना, कृषि अनुसंधान को प्रायोजित करना, एक शाही पुस्तकालय की स्थापना, इंपीरियल कैडेट कोर बनाना, नए अकाल कोड, और वास्तव में कलकत्ता में धुएं के उपद्रव को कम करना। कर्जन के लिए परेशानी तब पैदा हुई जब उन्होंने ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक उपखंड, बंगाल प्रांत को पूर्वी बंगाल और असम के मुस्लिम बहुल प्रांत और पश्चिम बंगाल के हिंदू बहुल प्रांत, वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बिहार के भारतीय राज्य में विभाजित किया, और उड़ीसा। कर्जन का अधिनियम, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से विभिन्न औपनिवेशिक प्रशासनों द्वारा विचार किया गया था, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कुछ ने इसे प्रशासनिक रूप से सम्मानित माना, लेकिन इसे सांप्रदायिक रूप से आरोपित किया गया था। इसने बंगाल में भारतीयों के बीच विभाजन के बीज बोए, राष्ट्रवादी राजनीति को इससे पहले और कुछ नहीं के रूप में बदल दिया। बंगाल के हिंदू अभिजात वर्ग, उनमें से कई जिनके पास पूर्वी बंगाल में मुस्लिम किसानों को पट्टे पर दी गई जमीन थी, ने इसका जोरदार विरोध किया। बंगाल के विभाजन के बाद, जो राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्धारित रणनीति थी, तिलक ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार और विदेशी सामानों का इस्तेमाल करने वाले किसी भी भारतीय का सामाजिक बहिष्कार शामिल था। स्वदेशी आंदोलन में मूल रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग शामिल था। एक बार जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया, तो एक अंतराल था जिसे भारत में ही उन वस्तुओं के उत्पादन से भरना था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बड़े बंगाली हिंदू मध्यम वर्ग भद्रलोक, बिहारियों और उड़ियाओं द्वारा नए बंगाल प्रांत में बंगालियों की संख्या से अधिक होने की संभावना से परेशान थे। उन्होंने महसूस किया कि कर्जन का कार्य उनकी राजनीतिक मुखरता के लिए दंड था। कर्जन के फैसले के खिलाफ व्यापक विरोध ने मुख्य रूप से 2 बार के कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी भारतीय खरीदे अभियान का रूप ले लिया, और इसमें ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार शामिल था। दोनों प्रकार के विरोध के लिए रैली का रोना वंदे मातरम, मां की जय हो, का नारा था, जिसने एक देवी मां का आह्वान किया, जो बंगाल, भारत और हिंदू देवी काली के लिए विभिन्न रूप से खड़ी थी। श्री अरबिंदो ने कभी भी कानून से परे नहीं गए जब उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया। इसने स्वतंत्रता का उपदेश दिया, लेकिन जहां तक संभव हो शांति की सीमा के भीतर। इसका लक्ष्य निष्क्रिय प्रतिरोध था। अशांति कलकत्ता से बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में फैल गई जब छात्र अपने गांवों और कस्बों में घर लौट आए। कुछ उस समय बंगाल में उभर
रहे स्थानीय राजनीतिक युवा क्लबों में शामिल हो गए, कुछ ने हथियारों के लिए डकैती में लगे और यहां तक राज अधिकारियों की जान लेने का भी प्रयास किया। हालांकि पुलिस के गहन कार्य के कारण साजिशें आमतौर पर विफल रहीं। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन ने ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में 25% की कटौती की। स्वदेशी कपड़ हालांकि अधिक महंगा और अपने लंकाशायर प्रतियोगी की तुलना में कुछ हद तक कम आरामदायक था, पूरे भारत में लोगों द्वारा राष्ट्रीय गौरव के निशान के रूप में पहना जाता था। बंगाल के विभाजन के खिलाफ हिंदू विरोध ने भारत में मुस्लिम अभिजात वर्ग को 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया क्योंकि इसने उन्हें पूर्वी हिस्से में मुस्लिम बहुमत दिया। 1905 में जब तिलक और लाजपत राय ने कांग्रेस में नेतृत्व के पदों पर चढ़ने का प्रयास किया और कांग्रेस ने स्वयं काली के प्रतीकवाद के इर्द गिर्द रैली की, तो मुस्लिम भय बढ़ गया। ढाका नवाब और ख्वाजा सलीम ललाह सहित मुस्लिम अभिजात वर्ग को उम्मीद थी कि मुस्लिम बहुमत वाला एक नया प्रांत सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता के इच्छुक मुसलमानों को लाभान्वित करेगा। ब्रिटिश वायसराय को सलाह देने के लिए भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति और भारतीय सदस्यों के साथ प्रांतीय परिषदों की स्थापना के साथ 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश भारत में स्वशासन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। अंग्रेजों ने बाद में 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के साथ विधान परिषदों में भागीदारी को बढ़ा दिया। स्थानीय प्रशासन के लिए नगर निगम और जिला बोर्ड बनाए गए। इनमें निर्वाचित भारतीय सदस्य शामिल थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मौले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, जॉन मौले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे, भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित भूमिकाएं दी। उच्च वर्ग के भारतीयों, धनी जमींदारों और व्यापारियों के पक्षधर थे। मुस्लिम समुदाय को एक अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया और उसे दोहरा प्रतिनिधित्व दिया गया। लक्ष्य काफी रूढ़िवादी थे, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली दरबार में घोषणा की गई, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम व्यक्तिगत रूप से आए और उन्हें भारत का सम्राट का ताज पहनाया गया। उन्होंने घोषणा की कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया जाएगा। इस अवधि में क्रांतिकारी समूहों की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई, जिसमें बंगाल की अनुशीलन समिति और पंजाब की गदर पार्टी शामिल थी। हालांकि ब्रिटिश अधिकारी हिंसक विद्रोहियों को तेजी से कुचलने में सक्षम थे। किया शिक्षित भारतीय राजनेताओं की मुख्यधारा ने हिंसक क्रांति का विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन और भारत के बीच शाही संबंधों में एक वाटरशेड साबित होगा। युद्ध के फैलने से कुछ समय पहले भारत सरकार ने संकेत दिया था कि वे 2 डिवीजनों के साथ साथ एक कैवेलरी ब्रिगेड आपात स्थिति के मामले में एक और डिवीजन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 1.4 मिलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया, मुख्यतः इराक और मध्य पूर्व में। उनकी भागीदारी का एक व्यापक सांस्कृतिक नतीजा था, क्योंकि यह खबर फैल गई थी कि ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रभुत्व के सैनिक के साथ सैनिकों ने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मर गए। 1920 के दशक के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल बढ़ी, क्योंकि यह 1920 में लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक सदस्य बन गया और एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लेस इंडेस इंग्लिश ब्रिटिश भारत के नाम से भाग लिया। भारत में वापस विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच युद्ध ने भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत में अधिकांश ब्रिटिश सेना को यूरोप और मेसोपोटामिया में पुनः सौंपने के कारण पिछले वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग को सैनिकों के भारत को बदनाम करने में शामिल जोखिमों के बारे में चिंता करने के लिए प्रेरित किया गया था। ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी हिंसा पहले से ही एक चिंता का विषय थी। फलस्वरूप 1915 में अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए जो उसने देखा वह बढ़ती भेद्यता का समय था, भारत सरकार ने भारत की रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया, जिसने इसे राजनीतिक रूप से खतरनाक दुष्टों को उचित प्रक्रिया के बिना नजरबंद करने की अनुमति दी और इसे शक्ति में जोड़ा। 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत पहले से ही पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था और प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। यह भारत की रक्षा अधिनियम के तहत था कि 1916 में अली भाइयों को कैद कर लिया गया था और नी बेसेंट, एक यूरोपीय महिला और आमतौर पर जेल के लिए अधिक समस्याग्रस्त थी, को 1917 में गिरफ्तार किया गया था। अब संवैधानिक सुधार पर गंभीरता से चर्चा शुरू हुई। ब्रिटिश इस बात पर विचार करने लगे कि कैसे नए उदारवादी भारतीयों को संवैधानिक राजनीति के दायरे में लाया जा सकता है और साथ ही कैसे स्थापित संविधान
नवादियों का हाथ मजबूत किया जा सकता है। हालांकि, चूंकि भारत सरकार चरमपंथियों द्वारा सुधार प्रक्रिया के किसी भी तोड़फोड़ के खिलाफ सुनिश्चित करना चाहती थी, और चूंकि इसकी सुधार योजना ऐसे समय में तैयार की गई थी जब बढ़ते सरकारी नियंत्रण के परिणामस्वरूप चरमपंथी हिंसा में कमी आई थी, इसलिए यह भी विचार करना शुरू कर दिया कि कैसे कुछ इसकी युद्धकालीन शक्तियों को मयूर काल में बढ़ाया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच 1906 के विभाजन के बाद कांग्रेस द्वारा संगठित राजनीतिक गतिविधि 1914 तक खंडित रही, जब बाल गंगाधर तिलक को जेल से रिहा किया गया और संभावित पुनर्मिलन के बारे में अन्य कांग्रेस नेताओं को आवाज देना शुरू कर दिया। हालांकि 1915 में तिलक के प्रमुख उदारवादी विरोधियों गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के निधन तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद तिलक के अपदस्थ समूह के कांग्रेस में फिर से प्रवेश करने के लिए एक समझौता हुआ। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक के समर्थक एक अधिक कट्टरपंथी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में सक्षम थे, जिसने अंग्रेजों को यह घोषित करने के लिए कहा कि यह उनका उद्देश्य और इरादा भारत को जल्द से जल्द स्वशासन प्रदान करना था। जल्द ही सार्वजनिक घोषणाओं में इस तरह की अन्य गड़गड़ाहट दिखाई देने लगी। 1917 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मदन मोहन मालवीय ने भारत में युद्ध की उम्मीदों के बारे में बात की। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि युद्ध ने घड़ी लगा दी है। 50 साल आगे युद्ध के बाद के सुधार ऐसे होने चाहिए जो उनके भारत के लोगों की अपने देश के प्रशासन में अपना वैध हिस्सा लेने की आकांक्षाओं को पूरा करें। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा एक अप्रत्याशित पारस्परिक प्रयास का स्थान था, जिसके लिए जर्मनी और तुर्की के बीच युद्धकालीन साझेदारी द्वारा अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि तुर्की सुल्तान या खलीफा ने भी मक्का, मदीना और यरूशलेम के इस्लामिक पवित्र स्थलों की सुरक्षा का छिटपुट रूप से दावा किया था, और चूंकि ब्रिटिश और उनके सहयोगी अब तुर्की के साथ संघर्ष में थे, इसलिए कुछ भारतीय मुसलमानों में संदेह बढ़ने लगा। अंग्रेजों की धार्मिक तटस्थता संदेह, जो 1911 में बंगाल के पुनर्मिलन के परिणामस्वरूप पहले ही सामने आ चुका था, एक ऐसा निर्णय जिसे मुसलमानों के प्रति अरुचिकर के रूप में देखा गया था। लखनऊ समझौते में लीग अधिक स्वशासन के प्रस्ताव में कांग्रेस में शामिल हो गई, जिसका तिलक और उनके समर्थकों द्वारा प्रचार किया गया था। बदले में कांग्रेस ने प्रांतीय विधायिकाओं के साथ साथ शाही विधान परिषद में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। 1916 में मुस्लिम लीग के 500 और 800 सदस्य थे और बाद के वर्षों में भारतीय मुसलमानों के बीच उसके व्यापक अनुयायी थे। लीग में ही संधि का सर्वसम्मति से समर्थन नहीं था। संयुक्त प्रांत यूपी के यंग पार्टी मुसलमानों के एक समूह द्वारा बड़े पैमाने पर बातचीत की गई थी, सबसे प्रमुख रूप से दो भाई मोहम्मद और शौकत अली, जिन्होंने पैन इस्लामी कारण हालांकि इसे बॉम्बे के एक युवा वकील मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन प्राप्त था, जो बाद में लीग और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दोनों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए आगे बढ़े। बाद के वर्षों में जैसा कि समझौते के पूर्ण प्रभाव सामने आए, इसे पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यकों की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांतों के मुस्लिम अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग को अधिक लाभ के रूप में देखा गया। फिर भी उस समय लखनऊ समझौता राष्ट्रवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और इसे अंग्रेजों द्वारा देखा गया था। 1916 के दौरान भारतीयों के बीच होम रूल को बढ़ावा देने के लिए और कांग्रेस के भीतर ही संस्थापकों के कद को ऊंचा करने के लिए क्रमशः तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बेसेंट अपने हिस्से के लिए संगठित आंदोलन के इस नए रूप की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए भी उत्सुक थी, जिसने 1907-1914 के वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप में रुक रुक कर होने वाली राजनीतिक हिंसा पर आयरिश होम रूल आंदोलन में कुछ सफलता हासिल की थी। दोनों लीगों ने पूरक भौगोलिक क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, पश्चिमी भारत में तिलक, दक्षिणी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और देश के बाकी हिस्सों में बेसेंट, लेकिन विशेष रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी और सिंध और गुजरात जैसे क्षेत्रों में जिन्हें अब तक राजनीतिक रूप से माना जाता था। कांग्रेस द्वारा निष्क्रिय दोनों लीगों ने तेजी से नए सदस्यों का अधिग्रहण किया, एक साल में लगभग 30,000 और सस्ते समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उनका प्रचार पोस्टर, पैम्फलेट और राजनीतिक धार्मिक गीतों और बाद में सामूहिक सभाओं में बदल गया। जी सने न केवल पहले के कांग्रेस सत्रों की तुलना में अधिक संख्या में आकर्षित किया, बल्कि गैर ब्राह्मणों, व्यापारियों, किसानों,
छात्रों जैसे पूरी तरह से नए सामाजिक समूहों को भी आकर्षित किया, और निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी। यद्यपि वे एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के परिमाण या चरित्र को प्राप्त नहीं कर पाए। होम रूल लीग ने भारत में स्वशासन के लिए संगठित राजनीतिक आंदोलन को गहरा और चौड़ा किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने लीगों पर प्रतिबंध लगाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें छात्रों को बैठकों से बाहर करना और दोनों नेताओं को कुछ प्रांतों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। वर्ष 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी की भारत वापसी भी हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की ओर से अपनी नागरिक स्वतंत्रता के विरोध के परिणामस्वरूप भारत में पहले से ही जाना जाता है, गांधी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह का पालन किया और अपनी वापसी के पहले वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करने का फैसला किया, बल्कि खर्च किया यात्रा का वर्ष, पहली बार देश का अवलोकन करना और लिखना। इससे पहले, अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान, पेशे से वकील, गांधी ने एक भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, जो हालांकि छोटा था, लेकिन भारत का एक सूक्ष्म जगत होने के लिए पर्याप्त रूप से विविध था। इस समुदाय को एक साथ रखने और साथ ही साथ औपनिवेशिक सत्ता का सामना करने की चुनौती से निपटने में, उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की एक तकनीक बनाई थी, जिसे उन्होंने सत्याग्रह या सत्य के लिए प्रयास का नाम दिया था। गांधी के लिए, सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग था, तब तक सामाजिक विरोध की एक परिचित तकनीक थी, जिसे उन्होंने श्रेष्ठ शक्ति के सामने कमजोरों द्वारा अपनाई गई एक व्यवहारिक रणनीति के रूप में माना। दूसरी ओर, सत्याग्रह उनके लिए उन लोगों का अंतिम उपाय था जो सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में पर्याप्त रूप से मजबूत थे और इसके कारण पीड़ित थे। अहिंसा या अहिंसा, जिसने सत्याग्रह का आधार बनाया, जीवन पर गांधी के अपरंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण के सत्य के साथ जुड़वां स्तंभ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान अपने निबंध हिंद स्वराज 1909 में, गांधी ने 3 महत्वपूर्ण अवयवों के आधार पर भारत के लिए स्वराज या स्वशासन की अपनी दृष्टि तैयार की। विभिन्न धर्मों के भारतीयों के बीच एकजुटता, लेकिन अधिकांश सभी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भारतीय समाज से अस्पृश्यता का उन्मूलन, और स्वदेशी की कवायद, विनिर्मित विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय कुटीर उद्योग का पुनरुद्धार। पहले 2, उन्होंने महसूस किया, भारत के लिए एक समतावादी और सहिष्णु समाज होने के लिए आवश्यक थे, एक सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुकूल, जबकि अंतिम, भारतीयों को अधिक आत्मनिर्भर बनाकर निर्भरता के चक्र को तोड़ देगा जो कि स्थायी नहीं था। केवल भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा और कार्यकाल, बल्कि इसके प्रति ब्रिटिश प्रतिबद्धता भी। कम से कम 1920 तक, गांधी की स्वराज की अवधारणा में ब्रिटिश उपस्थिति ही एक बाधा नहीं थी, बल्कि यह भारतीयों की एक आधुनिक समाज बनाने की अक्षमता थी। गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, नेपाल सीमा के पास, जहां उन्हें असंतुष्ट काश्तकार किसानों के एक समूह द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिन्हें कई वर्षों से एक हिस्से पर नील रंगों के लिए लगाने के लिए मजबूर किया गया था, अपनी जमीन का, और फिर उसे बाजार से कम कीमतों पर ब्रिटिश बागान मालिकों को बेच दिया, जिन्होंने उन्हें जमीन पट्टे पर दी थी। जिले में उनके आगमन पर, गांधी बिहार के एक युवा कांग्रेस नेता, राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य आंदोलनकारियों में शामिल हो गए, जो गांधी के एक वफादार समर्थक बन गए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे। जब गांधी को स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा छोड़ने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने नैतिक आधार पर इनकार कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में अपने इनकार को स्थापित किया। जल्द ही, दिल्ली में वायसराय के दबाव में, जो युद्ध के दौरान घरेलू शांति बनाए रखने के लिए उत्सुक थे, प्रांतीय सरकार ने गांधी के निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया, और बाद में मामले की आधिकारिक जांच के लिए सहमत हो गई। हालांकि ब्रिटिश बागान मालिकों ने अंततः हार मान ली, लेकिन वे किसानों के हित में नहीं जीते, और इस तरह गांधी द्वारा आशा किए गए सत्याग्रह के इष्टतम परिणाम का उत्पादन नहीं किया। इसी तरह, किसानों ने, हालांकि संकल्प से प्रसन्न होकर, ग्रामीण सशक्तिकरण और शिक्षा की समवर्ती परियोजनाओं के प्रति उत्साह से कम प्रतिक्रिया दी, जिसका उद्घाटन गांधी ने स्वराज के अपने आदर्श को ध्यान में रखते हुए किया था। अगले वर्ष गांधी ने 2 और सत्याग्रह शुरू किए, दोनों अपने मूल गुजरात में, एक ग्रामीण कैरा जिले में जहां भूमि मालिक किसान भूमि राजस्व में वृद्धि का विरोध कर रहे थे, और दूसरा अहमदाबाद शहर में, जहां एक भारतीय स्वामित्व वाली कपड़ा मिल में श्रमिक थे, कम वेतन से परेशान थे। अहमदाबाद में सत्याग्रह ने गांधी के उपवास और हड़ताल में मजदूरों का समर्थन करने का रूप ले लिया, जिससे अंततः समझौता हुआ। इसके विपरीत,
कैरा में हालांकि गांधी की उपस्थिति से किसानों के मुद्दे को प्रचार मिला। सत्याग्रह, जिसमें किसानों का भुगतान रोकने का सामूहिक निर्णय शामिल था, तुरंत सफल नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। कैरा में आंदोलन ने गांधी के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल में एक और आजीव न लेफ्टिनेंट हासिल किया, जिन्होंने किसानों को संगठित किया था और जो भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। चंपारण, कैरा और अहमदाबाद भारत में गांधी के सामाजिक विरोध के नए तरीकों के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। 1916 में लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करने और होम रूल लीग की स्थापना के साथ राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदर्शित नई ताकत के सामने और मेसोपोटामिया अभियान में आपदा के बाद यह एहसास हुआ कि युद्ध लंबे समय तक चलने की संभावना है। नए वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने आगाह किया कि भारत सरकार को भारतीय राय के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत में लंदन में सरकार के साथ चर्चा के बाद उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटिश अपने अच्छे विश्वास का प्रदर्शन करें के प्रकाश में भारतीय युद्ध की भूमिका कई सार्वजनिक कार्रवाइयों के माध्यम से, जिसमें राजकुमारों को उपाधियों और सम्मानों का पुरस्कार, भारतीयों को सेना में कमीशन देना और अत्यधिक निंदनीय कपास उत्पाद शुल्क को हटाना शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रिटेन की घोषणा भारत के लिए भविष्य की योजनाएं और कुछ ठोस कदमों का संकेत। अधिक चर्चा के बाद अगस्त 1917 में भारत के लिए नए लिबरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेगू ने प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों के बढ़ते जुड़ाव और स्वशासी संस्थानों के क्रमिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश उद्देश्य की घोषणा की। ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए। हालांकि इस योजना ने पहले केवल प्रांतों में सीमित स्वशासन की कल्पना की थी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सशक्त रूप से यह पहले ब्रिटिश प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करता था। गैर श्वेत उपनिवेश में किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि सरकार। पिछली सर्दियों में भारत के माध्यम से एक लंबी तथ्य खोज यात्रा के बाद जुलाई 1918 में मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्रिटेन में सरकार और संसद द्वारा और अधिक चर्चा के बाद और फ्रेंचाइज और कार्य समिति द्वारा एक और दौरे के बाद यह पहचानने के उद्देश्य से कि भारतीय आबादी में से कौन भविष्य के चुनावों में मतदान कर सकता है, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, रिफॉर्म्स दिसंबर 1919 में पारित किया गया था। नए अधिनियम ने प्रांतीय और शाही विधान परिषदों दोनों का विस्तार किया और प्रतिकूल मतों में आधिकारिक बहुमत के लिए भारत सरकार के सहारा को निरस्त कर दिया। यद्यपि नई दिल्ली में वायसराय और केंद्र सरकार द्वारा रक्षा, विदेशी मामले, आपराधिक कानून, संचार और आयकर जैसे विभागों को बरकरार रखा गया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि राजस्व, स्थानीय स्वशासन जैसे अन्य विभागों को स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रांतों को अब एक नई द्वैध व्यवस्था के तहत प्रशासित किया जाना था, जिससे शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ क्षेत्र भारतीय मंत्रियों और विधायिकाओं और अंततः भारतीय मतदाताओं के संरक्षण में आ गए, जबकि अन्य जैसे सिंचाई, भूमि राजस्व, पुल, जेल और मीडिया का नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के दायरे में रहा। नए अधिनियम ने भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं और सेना अधिकारी कोर में भर्ती होना भी आसान बना दिया। अधिक संख्या में भारतीय अब मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर मतदान के लिए वे कुल वयस्क पुरुष आबादी का केवल 10% थे, जिनमें से कई अभी भी निरक्षर थे। प्रांतीय विधायिकाओं में अंग्रेजों ने उन विशेष हितों के लिए सीटों को अलग करके कुछ नियंत्रण करना जारी रखा, जिन्हें वे सहकारी या उपयोगी मानते थे। विशेष रूप से ग्रामीण उम्मीदवारों, जो आमतौर पर ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे और कम टकराव वाले थे, को उनके शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक सीटें दी गईं। गैर ब्राह्मणों, जमींदारों, व्यापारियों और कॉलेज के स्नातकों के लिए भी सीटें आरक्षित थीं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत मिंटो मौर्य सुधारों का एक अभिन्न अंग और हाल ही में कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ संधि का मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और प्रांतीय और शाही विधान परिषदों दोनों में अधिवासित यूरोपीय मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीयों को विधायी शक्ति का प्रयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्तर पर। हालांकि उस अवसर को अभी भी पात्र मतदाताओं की सीमित संख्या, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध छोटे बजट और ग्रामीण और विशेष रुचि वाली सीटों की उपस्थिति से प्रतिबंधित किया गया था, जिन्हें ब्रिटिश नियंत्रण के साधन के रूप में देखा गया था। इसका दायरा भारतीय राजनीति
का नेतृत्व के लिए असंतोषजनक था, जिसे एनी बेसेंट ने इंग्लैंड की पेशकश के योग्य और भारत को स्वीकार करने के योग्य के रूप में व्यक्त किया था। 1917 में, जब मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड अपनी रिपोर्ट संकलित कर रहे थे, एक ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति को क्रांतिकारी साजिशों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें सरकार की युद्धकालीन शक्तियों का विस्तार करने के अस्थिर लक्ष्य थे। रॉलेट कमेटी ने जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और षड्यंत्रकारी विद्रोह के 3 क्षेत्रों की पहचान की: बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पंजाब। इन क्षेत्रों में विध्वंसक कृत्यों का मुकाबला करने के लिए समिति ने सिफारिश की कि सरकार अपने युद्धकालीन अधिकार के समान आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करे, जिसमें 3 न्यायाधीशों के पैनल द्वारा और बिना जूरी के देशद्रोह के मामलों की कोशिश करने की क्षमता, संदिग्धों से प्रतिभूतियों की वसूली, सरकारी देखरेख शामिल है। संदिग्धों के आवासों की संख्या और प्रांतीय सरकारों के लिए अल्पकालिक हिरासत सुविधाओं में और बिना मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही आर्थिक माहौल में भी बदलाव आया। 1919 के अंत तक 1.5 मिलियन भारतीयों ने सशस्त्र सेवाओं में या तो लड़ाकू या गैर लड़ाकू भूमिकाओं में काम किया था, और भारत ने युद्ध के लिए 146 मिलियन पाउंड का राजस्व प्रदान किया था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में व्यवधानों के साथ बढ़े हुए करों का प्रभाव भारत में 1914 और 1920 के बीच समग्र कीमतों के सूचकांक को लगभग दोगुना करने का था। लौटने वाले युद्ध के दिग्गजों, विशेष रूप से पंजाब में, ने बढ़ती बेरोजगारी संकट पैदा किया, और युद्ध के बाद की मुद्रास्फीति ने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रांतों में खाद्य दंगों को जन्म दिया, एक स्थिति जो केवल 1918-19 के मानसून की विफलता से और खराब हो गई थी। मुनाफाखोरी और अटकलों से वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी और 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने सामान्य घबराहट को बढ़ा दिया। आबादी के बीच पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, और बाद में सरकारी अधिकारियों के बीच भारत में इसी तरह की क्रांति के डर से इसे आने वाले संकट के रूप में देखा जाने वाला मुकाबला करने के लिए सरकार ने अब रॉलेट कमेटी की सिफारिशों को 2 रॉलेट बिलों में तैयार किया। हालांकि एडविन मोंटेग्यू द्वारा विधायी विचार के लिए बिलों को अधिकृत किया गया था, लेकिन वे अनिच्छा से साथ में घोषणा के साथ किए गए थे। मैं भारत की रक्षा अधिनियम को शांतिकाल में इस हद तक संरक्षित करने के सुझाव से घृणा करता हूं, जैसा कि रॉलेट और उनके दोस्तों को लगता है जरूरी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आगामी चर्चा और वोट में सभी भारतीय सदस्यों ने बिलों के विरोध में आवाज उठाई। भारत सरकार फिर भी 1919 की शुरुआत में बिलों को पारित करने के लिए अपने आधिकारिक बहुमत का उपयोग करने में सक्षम थी। हालांकि भारतीय विपक्ष के संदर्भ में जो पारित हुआ वह पहले बिल का एक छोटा संस्करण था, जो अब अतिरिक्त न्यायिक शक्तियों की अनुमति दी गई, लेकिन ठीक 3 साल की अवधि के लिए और केवल अराजक और क्रांतिकारी आंदोलनों के अभियोजन के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन से जुड़े दूसरे बिल को पूरी तरह से हटा दिया गया। फिर भी जब इसे पारित किया गया तो नए रॉलेट एक्ट ने पूरे भारत में व्यापक आक्रोश पैदा किया और गांधी को राष्ट्रवादी आंदोलन में सब से आगे लाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार मुख्य रूप से सिख उत्तरी शहर अमृतसर में जलियांवाला बाग सार्वजनिक उद्यान में हुआ था। अशांति के दिनों के बाद ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एच डाय ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी और रविवार 13 अप्रैल 1919 को डाय की कमान में ब्रिटिश भारतीय सेना के 50 सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक निहत्थे सभा पर गोलीबारी शुरू कर दी। हताहतों का अनुमान व्यापक रूप से भिन्न है, जिसमें भारत सरकार ने 379 लोगों की मौत की सूचना दी है, जिसमें 1100 घायल हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मृतकों की संख्या का 3 गुना अनुमान लगाया। डाय को ड्यूटी से हटा दिया गया था, लेकिन वह ब्रिटेन में राज से जुड़े लोगों के बीच एक प्रसिद्ध नायक बन गया। इतिहासकार मानते हैं कि यह प्रकरण भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की दिशा में एक निर्णायक कदम था। 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पीछे हटने से इनकार करने के बाद गांधी ने असहयोग का अपना अभियान शुरू किया, जिससे कई भारतीयों को ब्रिटिश पुरस्कार और सम्मान वापस करने, सिविल सेवाओं से इस्तीफा देने और फिर से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्गठित किया, इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया और सबसे गरीब भारतीयों के लिए भी इसकी सदस्यता खोल दी। हालांकि गांधी ने 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, लेकिन 1920 के दशक के मध्य में आंदोलन फिर से शुरू हो गया।
1928 में ब्रिटिश साइमन कमीशन की यात्रा, जिस पर भारत में संवैधानिक सुधार स्थापित करने का आरोप लगाया गया था, के परिणामस्वरूप पूरे देश में व्यापक विरोध। इससे पहले 1925 में कांग्रेस का अहिंसक विरोध फिर से शुरू हो गया था, इस बार गुजरात में, और पटेल के नेतृत्व में, जिन्होंने किसानों को बढ़े हुए भूमि करों के भुगतान से इनकार करने के लिए संगठित किया। इस विरोध की सफलता, बारडोली सत्याग्रह ने गांधी को सक्रिय राजनीति में वापस ला दिया। लाहौर में अपने वार्षिक सत्र में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, हिंदुस्तानी भाषा, पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य की मांग जारी की। घोषणा का मसौदा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शामिल थे। गांधी ने बाद में सविनय अवज्ञा के एक विस्तारित आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका समापन 1930 में नमक सत्याग्रह के साथ हुआ, जिसमें हजारों भारतीयों ने समुद्र की ओर मार्च करके और समुद्री जल को वाष्पित करके अपना नमक बनाकर नमक पर कर का उल्लंघन किया। हालांकि गांधी सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अंततः हार मान ली और 1931 में गांधी ने गोलमेज सम्मेलनों में नए सुधार पर बातचीत करने के लिए लंदन की यात्रा की। स्थानीय शब्दों में, ब्रिटिश नियंत्रण भारतीय सिविल सेवा (ICS) पर टिका हुआ था, लेकिन इसे बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में कम और कम युवा पुरुषों में शामिल होने में दिलचस्पी थी, और भारतीयों के निरंतर अविश्वास के परिणामस्वरूप गुणवत्ता और मात्रा के मामले में गिरावट आई। 1945 तक भारतीय ICS में संख्यात्मक रूप से प्रमुख थे और इस मुद्दे पर साम्राज्य और स्वतंत्रता के बीच वफादार विभाजित थे। राज का वित्त भूमि करों पर निर्भर था, और ये 1930 के दशक में समस्याग्रस्त हो गए। एप्स्टीन का तर्क है कि 1919 के बाद भू राजस्व एकत्र करना कठिन और कठिन होता गया। 1934 के बाद सविनय अवज्ञा के राज के दमन ने राजस्व एजेंटों की शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया, लेकिन 1937 के बाद उन्हें नई कांग्रेस नियंत्रित प्रांतीय सरकारों द्वारा जब्त की गई भूमि को वापस करने के लिए मजबूर किया गया। से युद्ध के प्रकोप ने उन्हें मजबूत किया। भारत छोड़ो आंदोलन के सामने राजस्व संग्रहकर्ताओं को सैन्य बल पर निर्भर रहना पड़ा और 1946-47 तक ग्रामीण इलाकों में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण तेजी से गायब हो रहा था। 1935 में गोलमेज सम्मेलनों के बाद संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में स्वतंत्र विधानसभाओं की स्थापना, ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों दोनों को शामिल करते हुए एक केंद्र सरकार के निर्माण को अधिकृत किया, और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। स्वतंत्र भारत का भावी संविधान इसी अधिनियम पर आधारित था। हालांकि इसने मतदाताओं को 19 धार्मिक और सामाजिक श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, दलित वर्ग, भूमिधारक, वाणिज्य और उद्योग, यूरोपीय, इंग्लो इंडियन आदि, जिनमें से प्रत्येक को प्रांतीय में अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। विधानसभाएं। एक मतदाता केवल अपनी श्रेणी के उम्मीदवारों को ही वोट दे सकता था। 1935 के अधिनियम ने भारतीय प्रांतों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जिसका लक्ष्य राष्ट्रवादी भावना को ठंडा करना था। ब्रिटिश सरकार के दायरे में एक राष्ट्रीय संसद और एक कार्यकारी शाखा के लिए अधिनियम प्रदान किया गया, लेकिन रियासतों के शासक इसके कार्यान्वयन को अवरुद्ध करने में कामयाब रहे। ये राज्य अपने वंशानुगत शासकों के पूर्ण नियंत्रण में रहे, जिनमें कोई लोकप्रिय सरकार नहीं थी। चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने अपनी जमीनी सदस्यता 1935 में 473,000 से बढ़ाकर 1939 में 45 लाख कर ली। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 7 में जीत हासिल की। इन प्रांतों में व्यापक शक्तियों वाली कांग्रेस सरकारें बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए व्यापक मतदाता समर्थन ने राज्य अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने पहले कांग्रेस को एक छोटे से अभिजातीय निकाय के रूप में देखा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की घोषणा की, जिसके विरोध में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने युद्ध के प्रयासों में ब्रिटेन का समर्थन किया और 3 प्रमुख प्रांतों बंगाल, सिंध और पंजाब में सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। जबकि मुस्लिम लीग 1927 में केवल 1300 सदस्यों के साथ एक छोटा कुलीन समूह था। एक बार यह एक ऐसा संगठन बन गया जो जनता तक पहुंचा। 1944 में बंगाल में 500,000 सदस्यों तक पहुंच गया, पंजाब में 200,000 और सैकड़ों हजारों
जिन्ना अब सत्ता की स्थिति से अंग्रेजों के साथ बातचीत करने के लिए अच्छी स्थिति में थे। जिन्ना ने बार बार चेतावनी दी कि कांग्रेस के प्रभुत्व वाले स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। 24 मार्च 1940 को लाहौर में लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, यह मांग करते हुए कि जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या बहुमत में है, जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों का गठन करने के लिए समूहीकृत किया जाना चाहिए। घ तक इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होंगी। हालांकि कांग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद और बंगाल में वामपंथी कृषक प्रजा पार्टी के ए फजलुल हक जैसे प्रभावशाली क्षेत्रीय मुस्लिम राजनेता, जमींदार बहुल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के फजल हुसैन जैसे अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुस्लिम राजनेता थे, और उत्तर पश्चिम सीमा तब प्रांत में कांग्रेस समर्थक खुदाई खिदमतगार लोकप्रिय रूप से लाल शर्ट के अब्दुल गफ्फार खान। अगले 6 वर्षों में अंग्रेजों को लीग को मुस्लिमों के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में तेजी से देखना था। इंडिया कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष थी और किसी भी धार्मिक राज्य के होने का कड़ा विरोध करती थी। इसने जोर देकर कह कि भारत में एक प्राकृतिक एकता थी, और बार बार अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की रणनीति के लिए दोषी ठहराया, जो मुसलमानों को खुद को हिंदुओं से अलग मानने के लिए प्रेरित करने पर आधारित थी। जिन्ना ने अखंड भारत की धारणा को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक समुदाय कृत्रिम राष्ट्रवाद की तुलना में अधिक बुनियादी हैं। जबकि 1939 में नियमित भारतीय सेना में लगभग 220,000 देशी सैनिक शामिल थे, युद्ध के दौरान इसका 10 गुना विस्तार हुआ और छोटी नौसेना और वायुसेना की इकाइयां बनाई गईं। 2 मिलियन से अधिक भारतीयों ने ब्रिटिश सेना में सैन्य सेवा के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। उन्होंने कई अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई, खासकर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में। हताहतों की संख्या मध्यम थी। विश्व युद्ध के संदर्भ में 24,000 मारे गए, 64,000 घायल, 12,000 लापता, शायद मृत, और 1942 में 60,000 सिंगापुर में कब्जा कर लिया गया। लंदन ने भारतीय सेना की अधिकांश लागत का भुगतान किया, जिसका भारत के राष्ट्रीय ऋण को मिटाने का प्रभाव था। इसने 1,300 पाउंड मिलियन के अधिशेष के साथ युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके अलावा भारत में उत्पादित युद्ध सामग्री जैसे वर्दी, राइफल, मशीन गन, फील्ड आर्टिलरी और गोला बारूद पर भारी ब्रिटिश खर्च के कारण औद्योगिक उत्पादन का तेजी से विस्तार हुआ, जैसे कपड़ा 16% तक, स्टील 18% तक, और रसायन 30% ऊपर। छोटे युद्धपोत बनाए गए और बेंगलोर में एक विमान कारखाना खोला गया। परिवहन की मांग बढ़ने के कारण 700,000 कर्मचारियों वाली रेलवे प्रणाली पर सीमा तक कर लगाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में युद्ध समाप्त होते ही स्वतंत्रता के वादे के बदले युद्ध के प्रयास में भारतीय राष्ट्रवादियों के सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। ब्रिटेन में शीर्ष अधिकारियों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन का समर्थन नहीं किया और जल्द ही कांग्रेस के साथ बातचीत टूट गई। कांग्रेस ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारत से अंग्रेजों की तत्काल वापसी या देशव्यापी सविनय अवज्ञा का सामना करने की मांग की गई। 8 अगस्त को राज ने सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से 1945 तक दसियों हजार थे। देश में छात्रों के नेतृत्व में और बाद में किसान राजनीतिक समूहों द्वारा, विशेष रूप से पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार और पश्चिमी में हिंसक प्रदर्शनों में विस्फोट हुआ। बंगाल युद्धकाल में ब्रिटिश सेना की बड़ी उपस्थिति ने 6 सप्ताह से कुछ अधिक समय में आंदोलन को कुचल दिया। फिर भी आंदोलन का एक हिस्सा नेपाल के साथ सीमा पर एक समय के लिए एक भूमिगत अस्थायी सरकार का गठन किया। भारत के अन्य हिस्सों में आंदोलन कम सहज था और विरोध कम तीव्र था, हालांकि यह 1943 की गर्मियों में छिटपुट रूप से चला। इसने ब्रिटिश युद्ध के प्रयास या सेना के लिए भर्ती को धीमा नहीं किया। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस, जो 1920 और 1930 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कट्टरपंथी विंग के नेता थे, 1938 से 1939 तक कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। हालांकि उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। 1939 आलाकमान के साथ मतभेदों के बाद और बाद में 1941 की शुरुआत में भारत से भागने से पहले अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को बलपूर्वक हासिल करने में मदद के लिए नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान की ओर रुख किया। जापानी समर्थन के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का आयोजन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिक शामिल थे, जिन्हें सिंगापुर की लड़ाई में जापानियों ने पकड़ लिया था।
जैसे ही युद्ध उनके खिलाफ हो गया, जापानी कब्जे वाले क्षेत्रों में कई कठपुतली और अस्थायी सरकारों का समर्थन करने के लिए आए, जिनमें बर्मा, फिलीपींस और वियतनाम शामिल थे, और इसके अलावा बोस की अध्यक्षता में आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार। हालांकि बोस का प्रयास अल्पकालिक था। 1944 के मध्य में ब्रिटिश सेना पहले रुकी और फिर जापानी युगो आक्रमण को उलट दिया, जिससे बर्मा अभियान का सफल हिस्सा शुरू हुआ। बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना बर्मा में बाद की लड़ाई के दौरान काफी हद तक विघटित हो गई। इसके शेष तत्वों ने सितंबर 1945 में सिंगापुर पर पुनः कब्जा करने के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बोस की मृत्यु अगस्त में एक अतिभारित जापानी विमान में भागने के प्रयास के बाद प्राप्त 3rd डिग्री बम से हुई, जो ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जो कई भारतीय मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बोस असफल रहे, उन्होंने भारत में देशभक्ति की भावना जगाई। जनवरी 1946 में सशस्त्र सेवाओं में कई विद्रोह छिड़ गए, जिसकी शुरुआत आरएएफ सैनिकों के ब्रिटेन में धीमी गति से प्रत्यावर्तन से निराश होकर हुई थी। फरवरी 1946 में बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के साथ विद्रोह हुआ। उसके बाद कलकत्ता, मद्रास और कराची में अन्य। यद्यपि विद्रोहों को तेजी से दबा दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन में नई श्रम सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और भारत के लिए कैबिनेट मिशन के नेतृत्व में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टाफोर्ड क्रिप्स सहित, जो भारत में कैबिनेट मिशन की ओर अग्रसर थे, का प्रभाव था। 4 साल पहले आया था दौरा। साथ ही 1946 की शुरुआत में भारत में नए चुनाव बुलाए गए। इससे पहले 1945 में युद्ध के अंत में औपनिवेशिक सरकार ने बोस की पराजित भारतीय राष्ट्रीय सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के सार्वजनिक परीक्षण की घोषणा की थी, जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। अब जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, कांग्रेस नेतृत्व ने, हालांकि आईएनए के प्रति उद्धत आरोपी अधिकारियों का बचाव करने के लिए चुना अधिकारियों की बात की। सजा के खिलाफ जनता का आक्रोश और वाक्यों की अंतिम छूट ने कांग्रेस के लिए सकारात्मक प्रचार किया, जिसने केवल 11 प्रांतों में से 8 में पार्टी की बात की चुनावी जीत में मदद की। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता विभाजन के मुद्दे पर लड़खड़ा गई। जिन्ना ने ब्रिटिश भारत में मुस्लिम मातृभूमि की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से उजागर करने के घोषित लक्ष्य के साथ 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। अगले दिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और तेजी से पूरे ब्रिटिश भारत में फैल गए। हालांकि भारत सरकार और कांग्रेस दोनों ही घटनाओं के दौरान हिल गए थे। सितंबर में कांग्रेस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार स्थापित की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू संयुक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। उस वर्ष बाद में ब्रिटिश राजकोष हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध से समाप्त हो गया, और श्रम सरकार को पता चला कि उसके पास न तो घर पर जनादेश था, न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, और न ही एक तेजी से न ब्रिटिश भारत को नियंत्रित करने के लिए देशी ताकतों की विश्वसनीयता। भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया, और 1947 की शुरुआत में ब्रिटेन ने जून 1948 के बाद सत्ता हस्तांतरण के अपने इरादे की घोषणा की। स्वतंत्रता के करीब आने के साथ पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा बेरोक-टोक जारी रही। बढ़ती हिंसा की संभावना के लिए ब्रिटिश सेना के तैयार न होने के कारण नए वायसराय लुई माउंटबेटन ने सत्ता के हस्तांतरण की तारीख आगे बढ़ा दी। स्वतंत्रता के लिए पारस्परिक रूप से सहमत योजना के लिए 6 महीने से भी कम समय की अनुमति दी। जून 1947 में कांग्रेस की ओर से सरदार पटेल, नेहरू और अबुल कलाम आजाद, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन्ना, अछूत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले बीआर अम्बेडकर और सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले मास्टर तारा सिंह सहित राष्ट्रवादी नेताओं ने विभाजन के लिए सहमति व्यक्त की। धार्मिक आधार पर देश गांधी के विचारों का कड़ा विरोध करता है। मुख्य रूप से हिंदू और सिख क्षेत्रों को भारत के नए राष्ट्र और मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्रों को पाकिस्तान के नए राष्ट्र को सौंपा गया था। इस योजना में पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांतों का विभाजन शामिल था। 15 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान का नया डोमिनियन, बाद में इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, और भारत का डोमिनियन, बाद में भारत गणराज्य, प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के साथ, और वायसराय लुई माउंटबेटन इसके पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे। 14 अगस्त को कराची में और 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आधिकारिक समारोहों के साथ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि माउंटबेटन दोनों समारोहों में शामिल हो सकें। अधिकांश भारतीय स्वतंत्रता के साथ बने रहे, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों लोग मुस्लिम,
सिख और हिंदू नई खींची गई सीमाओं के पार स्थानांतरित हो गए। पंजाब में, जहां नई सीमा रेखाओं ने सिख क्षेत्रों को आधे में विभाजित किया, वहां बहुत रक्तपात हुआ। बंगाल और बिहार में, जहां गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक तनाव को शांत किया, हिंसा अधिक सीमित थी। कुल मिलाकर, नई सीमाओं के दोनों किनारों पर 250,000 और 500,000 लोगों के बीच, 3 धर्मों के शरणार्थी और निवासी आबादी दोनों के बीच, हिंसा में मारे गए। मौतों की संख्या के अन्य अनुमान 1,500,000 तक हैं। ब्रिटिश भारत और रियासतें। सामान्य तौर पर 1600 से 1858 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए ब्रिटिश इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था और अभी भी प्रयोग किया जाता है। भारत में ब्रिटिश, भारतीय साम्राज्य और भारत का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य शब्द की तरह शब्द का इस्तेमाल कानून में नहीं किया गया था। सम्राट को आधिकारिक तौर पर भारत की महारानी या सम्राट के रूप में जाना जाता था और इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर महारानी विक्टोरिया की रानी के भाषणों और सत्रावसान भाषणों में किया जाता था। इसके अलावा, नाइटहुड का एक आदेश, भारतीय साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित आदेश, 1878 में स्थापित किया गया था। 175 से अधिक रियासतों पर आधिपत्य, कुछ सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण, का प्रयोग ब्रिटिश क्राउन के नाम पर द्वारा किया गया था। वायसराय के अधीन ब्रिटिश भारत की केंद्र सरकार, शेष लगभग 500 राज्य एक गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त जैसा भी मामला हो, के अधीन ब्रिटिश भारत की प्रांतीय सरकारों के आश्रित थे। प्रभुत्व और अधीरता के बीच एक स्पष्ट अंतर कानून की अदालतों के अधिकार क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया था। ब्रिटिश भारत का कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानूनों और विधायी शक्तियों पर आधारित था जो ब्रिटिश भारत की विभिन्न सरकारों में निहित थे, केंद्रीय और स्थानीय दोनों। इसके विपरीत, रियासतों के दरबार उन राज्यों के संबंधित शासकों के अधिकार में मौजूद थे। एक रियासत, जिसे मूल राज्य या भारतीय राज्य भी कहा जाता है, भारत में एक ब्रिटिश जागीरदार राज्य था, जिसमें एक स्वदेशी नामात्र का भारतीय शासक था, जो एक सहायक गठबंधन के अधीन था। अगस्त 1947 में जब भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए, तब 565 रियासतें थीं। रियासतें ब्रिटिश भारत यानी प्रेसिडेंसी और प्रांत का हिस्सा नहीं थीं, क्योंकि वे सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थीं। बड़े लोगों की ब्रिटेन के साथ संधियां थीं जो निर्दिष्ट करती थीं कि राजकुमारों के पास कौन से अधिकार थे, छोटे में राजकुमारों के कुछ अधिकार थे। देशी रियासतों के भीतर विदेशी मामले, रक्षा और अधिकांश संचार ब्रिटिश नियंत्रण में थे। अलग अलग शासकों को मान्यता देने या रोकने के माध्यम से, अंग्रेजों ने राज्यों की आंतरिक राजनीति पर भी सामान्य प्रभाव डाला। यद्यपि लगभग 600 रियासतें थीं, विशाल बहुमत बहुत छोटे थे और सरकार के कारोबार को अंग्रेजों को सौंप दिया। कुछ 200 राज्यों का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर 10 वर्ग मील से कम था। लंदन में, इसने भारत के लिए एक कैबिनेट स्तर के राज्य सचिव और एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का प्रावधान किया, जिसे सदस्यों को सदस्यता की एक शर्त के रूप में भारत में कम से कम 10 साल बिताने के लिए और ऐसा करने के लिए आवश्यक नहीं था। 10 साल से अधिक पहले, यद्यपि राज्य के सचिव ने भारत को सूचित करने के लिए नीतिगत निर्देश तैयार किए, लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्हें परिषद से परामर्श करने की आवश्यकता थी, लेकिन विशेष रूप से भारतीय राजस्व के खर्च से संबंधित मामलों में। इस अधिनियम में दोहरी सरकार की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई थी जिसमें परिषद ने आदर्श रूप से शाही नीति निर्माण में ज्यादतियों पर एक जांच के रूप में और भारत पर अप टू डेट विशेषज्ञता के एक निकाय के रूप में कार्य किया। हालांकि, राज्य के सचिव के पास विशेष आपातकालीन शक्तियां भी थीं जो उन्हें एकतरफा निर्णय लेने की अनुमति देती थी, और वास्तव में, परिषद की विशेषज्ञता कभी कभी पुरानी थी। 1858 से 1947 तक, 27 व्यक्तियों ने भारत के राज्य सचिव के रूप में कार्य किया और भारत कार्यालय का निर्देशन किया। इनमें शामिल हैं सर चार्ल्स वुड 1859-1866, द मार्क्वेस ऑफ सेलिसबरी 1874-1878, बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मॉले 1905-1910, मिंटो मॉले सुधारों के आरंभकर्ता E.S. मोंटागू 1917-1922, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के एक वास्तुकार और फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस 1945-1947। भारत में 1946 कैबिनेट मिशन के प्रमुख। अगली आधी सदी में सलाहकार परिषद का आकार कम कर दिया गया, लेकिन इसकी शक्तियां अपरिवर्तित रहीं। 1907 में पहली बार 2 भारतीयों को परिषद में नियुक्त किया गया था। वे के.जी. थे, गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी।
कलकत्ता में गवर्नर जनरल भारत सरकार के प्रमुख बने रहे और अब न मात्र की संप्रभु रियासतों के लिए क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में उनकी माध्यमिक भूमिका के कारण उन्हें आमतौर पर वायसराय कहा जाता था। हालांकि वह अब लंदन में राज्य सचिव और उसके माध्यम से संसद के लिए जिम्मेदार था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के समय से भारत में कंपनी के शासन के दौरान दोहरी सरकार की एक प्रणाली पहले से ही मौजूद थी। राजधानी कलकत्ता में गवर्नर जनरल और अधीनस्थ प्रेसिडेंसी मद्रास या बॉम्बे में गवर्नर प्रत्येक को अपनी सलाहकार परिषद से परामर्श करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए कलकत्ता में कार्यकारी आदेश गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी गवर्नर जनरल काउंसिल की सलाह से के नाम से जारी किए गए थे। कंपनी की दोहरी सरकार की प्रणाली के आलोचक थे क्योंकि सिस्टम की स्थापना के समय से ही गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के बीच में विवाद होता रहा था। फिर भी 1858 के अधिनियम ने शासन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया। हालांकि इसके तुरंत बाद के वर्षों में, जो कि विद्रोह के बाद के पुनर्निर्माण के वर्ष भी थे, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने परिषद के सामूहिक निर्णय लेने को आगे के दबाव वाले कार्यों के लिए बहुत समय लेने वाला पाया, इसलिए उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम का अनुरोध किया। एक कार्यकारी परिषद का जिसमें प्रत्येक सरकारी विभाग पोर्टफोलियो का व्यवसाय सौंपा गया और एक एकल परिषद सदस्य की जिम्मेदारी बन गई। नियमित विभागीय निर्णय विशेष रूप से सदस्य द्वारा किए जाते थे, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए गवर्नर जनरल की सहमति की आवश्यकता होती थी और इस तरह की सहमति के अभाव में संपूर्ण कार्यकारी परिषद द्वारा चर्चा की आवश्यकता होती थी। भारतीय शासन में इस नवाचार को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में प्रख्यापित किया गया था। यदि भारत सरकार को नए कानून बनाने की आवश्यकता है, तो परिषद अधिनियम ने एक विधान परिषद के लिए अनुमति दी। 12 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा कार्यकारी परिषद का विस्तार, प्रत्येक को नियुक्त किया गया 2 साल का कार्यकाल, आधे सदस्यों के साथ सरकार के ब्रिटिश अधिकारी, जिन्हें आधिकारिक कहा जाता है, और वोट देने की अनुमति दी जाती है, और दूसरा आधा, जिसमें भारतीय और भारत में रहने वाले ब्रिटिश गैर आधिकारिक कहा जाता है, और केवल एक सलाहकार में सेवा करते हैं। क्षमता। भारत में विधान परिषदों द्वारा अधिनियमित सभी कानूनों, चाहे कलकत्ता में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा या मद्रास और बॉम्बे में लोगों द्वारा, लंदन में राज्य सचिव की अंतिम सहमति की आवश्यकता थी। इसने दूसरे राज्य सचिव सर चार्ल्स वुड को भारत सरकार को घर से नियंत्रित निरंकुशता के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, हालांकि विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति 1857 के विद्रोह के बाद कॉलों की प्रतिक्रिया थी। विशेष रूप से सैयद अहमद खान द्वारा भारतीयों के साथ अधिक परामर्श के लिए नियुक्त किए गए भारतीय भू अभिजात वर्ग से थे, जिन्हें अक्सर उनकी वफादारी के लिए चुना जाता था, और प्रतिनिधि से दूर। फिर भी प्रतिनिधि सरकार के व्यवहार में छोटी प्रगति का उद्देश्य जनमत की अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षा वाल्व प्रदान करना था, जिसे विद्रोह से पहले इतनी बुरी तरह से गलत समझा गया था। भारतीय मामलों की अब ब्रिटिश संसद में भी अधिक बारीकी से जांच की गई और ब्रिटिश प्रेस में अधिक व्यापक रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 की घोषणा के साथ 1 अप्रैल 1937 से भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और सरकार की एक संशोधित प्रणाली अधिनियमित की गई। भारत के राज्य सचिव ने यूके में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 8-12 व्यक्तियों के सलाहकारों के एक निकाय द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिनमें से कम आधे को भारत में कम से कम 10 वर्षों के लिए कार्यालय में रहना आवश्यक था, और सलाहकारों के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले 2 साल से पहले पद त्याग नहीं किया था। राज्य सचिव को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल, एक क्राउन नियुक्त व्यक्ति, आमतौर पर 5 साल के लिए पद पर रहते थे, हालांकि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था, और उन्हें रु. का वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। 2,50,800 प्रति वर्ष, 18,810 पाउंड प्रति वर्ष। उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व किया, जिसके प्रत्येक सदस्य के पास केंद्रीय प्रशासन के एक विभाग की जिम्मेदारी थी। 1 अप्रैल 1937 से परिषद में गवर्नर जनरल की स्थिति, जिसे वायसराय और गवर्नर जनरल ने समवर्ती रूप से भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में क्राउन का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता में रखा था, को व्यायाम के लिए एचएम प्रतिनिधि के पद से बदल दिया गया था। भारतीय राज्यों के साथ अपने संबंधों में ताज के कार्यों के बारे में, या क्राउन प्रतिनिधि। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यकारी परिषद का बहुत विस्तार हुआ, और 1947 में इसमें 14 सदस्य सचिव शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने रु. का वेतन अर्जित किया।
66,000 प्रति वर्ष 4,950 पाउंड प्रति वर्ष। 1946 तक वायसरा य ने विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के लिए पोर्टफोलियो संभाला, साथ ही क्राउन प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता में राजनीतिक विभाग का नेतृत्व किया। प्रत्येक विभाग का नेतृत्व रेलवे विभाग को छोड़कर एक सचिव द्वारा किया जाता था, जिसका नेतृत्व एक सचिव के अधीन रेलवे का एक मुख्य आयुक्त करता था। वायसराय और गवर्नर जनरल द्विसदनीय भारतीय विधानमंडल का प्रमुख भी था, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद और एक निचला सदन विधानसभा शामिल था। वायसराय राज्य परिषद का प्रमुख था, जबकि विधानसभा, जिसे पहली बार 1921 में खोला गया था, का नेतृत्व एक निर्वाचित अध्यक्ष 1921-1925 तक वायसराय द्वारा नियुक्त द्वारा किया जाता था। राज्य परिषद में 58 सदस्य 32 निर्वाचित, 26 मनोनीत शामिल थे, जबकि विधानसभा में 141 सदस्य, 26 मनोनीत अधिकारी, 13 अन्य मनोनीत और 102 निर्वाचित शामिल थे। राज्य परिषद 5 साल की अवधि में और विधानसभा 3 साल की अवधि के लिए अस्तित्व में थी, हालांकि या तो पहले या बाद में वायसराय द्वारा भंग किया जा सकता था। भारतीय विधायिका को भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश विषयों सहित ब्रिटिश भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों और भारत के बाहर रहने वाले सभी ब्रिटिश भारतीय विषयों के लिए कानून बनाने का अधिकार था। राजा सम्राट की सहमति से और ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्तावित अधिनियम की प्रतियां प्रस्तुत किए जाने के बाद वायसराय विधायिका को रद्द कर सकता था और आवश्यकता पड़ने पर सीधे ब्रिटिश भारत या उसके निवासियों के कथित हितों में कोई भी उपाय कर सकता था। 1 अप्रैल 1936 से प्रभावी भारत सरकार अधिनियम ने सिंध, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग के नए प्रांतों का निर्माण किया। बर्मा और अदन 1 अप्रैल 1937 से अधिनियम के तहत अलग अलग क्राउन कॉलोनियां बन गए, जिससे भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बनना बंद हो गया। 1937 के बाद से ब्रिटिश भारत को 17 प्रशासनों में विभाजित किया गया था। मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की 3 प्रेसिडेंसी और संयुक्त प्रांत के 14 प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP, उड़ीसा, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पंथ पिपलोदा प्रेसिडेंसी और पहले 8 प्रांत एक राज्यपाल के अधीन थे, जबकि बाद के 6 प्रांत एक मुख्य आयुक्त के अधीन थे। वायसराय सीधे मुख्य आयुक्त प्रांतों को प्रत्येक संबंधित मुख्य आयुक्त के माध्यम से शासित करता था, जबकि प्रेसिडेंसी और राज्यपालों के अधीन प्रांतों को भारत सरकार अधिनियम के तहत अधिक स्वायत्तता की अनुमति थी। गवर्नर की अध्यक्षता वाले प्रत्येक प्रेसिडेंसी या प्रांत में या तो एक प्रांतीय द्विसदनीय विधायिका प्रेसिडेंसी, संयुक्त प्रांत बिहार और असम में, या एक द्विसदनीय विधायिका पंजाब, मध्य प्रांत और बरार NWFP, उड़ीसा और सिंध में थी। प्रत्येक प्रेसिडेंसी या प्रांत के गवर्नर ने अपनी क्षमता में क्राउन का प्रतिनिधित्व किया और प्रत्येक प्रांतीय विधायिका के सदस्यों से नियुक्त मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। प्रत्येक प्रांत यह विधायिका का जीवन युद्धकालीन परिस्थितियों जैसी किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर 5 वर्ष का होता था। प्रांतीय विधायिका द्वारा पारित सभी बिलों पर या तो हस्ताक्षर किए गए या राज्यपाल द्वारा खारिज कर दिया गया, जो विधायिका के अवकाश के दौरान उद्घोषणा या अध्यादेश जारी कर सकते थे, जैसा कि आवश्यकता थी। प्रत्येक प्रांत या प्रेसिडेंसी में कई डिवीजन शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक आयुक्त करता था और जिलों में उपविभाजित होता था, जो कि बुनियादी प्रशासनिक इकाइयां थीं, और प्रत्येक का नेतृत्व एक जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर करते थे। 1947 में ब्रिटिश भारत में 230 जिले शामिल थे। कानूनी प्रणाली सिंघा का तर्क है कि 1857 के बाद औपनिवेशिक सरकार ने अदालत प्रणाली, कानूनी प्रक्रियाओं और विधियों के माध्यम से अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत और विस्तारित किया। नए कानून ने क्राउन और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की अदालतों को मिला दिया और एक नया दंड संहिता के साथ साथ नागरिक और आपराधिक प्रक्रिया के नए कोड पेश किए, जो बड़े पैमाने पर अंग्रेजी कानून पर आधारित थे। 1860-1880 के दशक में राज ने जन्म, मृत्यु और विवाह के साथ साथ गोद लेने, संपत्ति के कार्यों और वसीयत के अनिवार्य पंजीकरण की स्थापना की। लक्ष्य एक स्थिर, प्रयोग करने योग्य सार्वजनिक रिकॉर्ड और सत्यापन योग्य पहचान बनाना था। हालांकि मुस्लिम और हिंदू दोनों तत्वों का विरोध था, जिन्होंने शिकायत की कि जनगणना लेने और पंजीकरण की नई प्रक्रियाओं से महिला गोपनीयता को उजागर करने की धमकी दी गई है। पर्दा नियम महिलाओं को अपने पति का नाम लेने या उनकी तस्वीर लेने से मना करता है। एक अखिल भारतीय जनगणना 1868 और 1871 के बीच आयोजित की गई थी,
जिसमें अक्सर व्यक्तिगत नामों के बजाय एक घर में महिलाओं की कुल संख्या का उपयोग किया जाता था। उन समूहों का चयन करें जिन पर राज सुधारक सांख्यिकीय रूप से निगरानी करना चाहते थे। उनमें कन्या भ्रूण हत्या, वेश्याओं, कोड़ी और किन्नरों का अभ्यास करने वाले प्रतिष्ठित शामिल थे। मुर्शिद का तर्क है कि कानून के आधुनिकीकरण से महिलाओं को कुछ मायनों में अधिक प्रतिबंधित किया गया था। वे अपने धर्म, जाति और रीति रिवाजों की सख्ती से बंधे रहे, लेकिन अब ब्रिटिश विक्टोरियन रवैये के साथ संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन के उनके उत्तराधिकार अधिकारों में कटौती की गई। नए अंग्रेजी कानून कुछ हद तक कठोर थे। अदालत के फैसलों ने दूसरी पत्नियों और उनके बच्चों के विरासत के संबंध में अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। किसी भी अधिकार के लिए एक महिला को या तो पिता या पति से संबंधित होना पड़ता था। अर्थव्यवस्था 1880 से 1920 तक भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी और जनसंख्या भी 1% की दर से बढ़ी। उत्तर औपनिवेशिक भारत में अर्थव्यवस्था के सभी 3 क्षेत्रों कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में तेजी आई। 1870 के दशक में कृषि में हरित क्रांति हुई। औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और पानी के अधिक गहन अनुप्रयोग का उपयोग करके उत्पादकता आधारित विकास के साथ भूमि अधिशेष का उपयोग था। इन तीनों आदानों को राज्य द्वारा सब्सिडी दी गई थी। परिणाम औसतन प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई दीर्घकालिक परिवर्तन नहीं था। हालांकि जीवन यापन की लागत अधिक हो गई थी। निर्वाह स्तर पर अधिकांश किसानों के साथ कृषि अभी भी प्रमुख थी। व्यापक सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया गया, जिससे निर्यात के लिए नकदी फसलों पर स्विच करने और भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल, विशेष रूप से जूट, कपास, गन्ना, कॉफी और चाय के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वैश्विक हिस्सा औपनिवेशिक काल में 20% से अधिक से गिरकर 5% से भी कम हो गया। इतिहासकारों को आर्थिक इतिहास के मुद्दों पर विभाजित किया गया है। राष्ट्रवादी स्कूल, नेहरू का अनुसरण करते हुए, ने तर्क दिया कि भारत शुरुआत की तुलना में ब्रिटिश शासन के अंत में गरीब था और यह दरिद्रता अंग्रेजों के कारण हुई। माइक डेविस लिखते हैं कि ब्रिटिश भारत में अधिकांश आर्थिक गतिविधि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए थी और दमनकारी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से और भारतीय आबादी के लिए नकारात्मक नतीजों के साथ अथक रूप से की गई थी। ब्रिटेन को भारत के बड़े पैमाने पर गेहूं के निर्यात में इसकी पुष्टि होती है। एक बड़े अकाल के बावजूद, जिसने 1870 के दशक के अंत में 6 से 10 मिलियन लोगों के जीवन का दावा किया, ये निर्यात अनियंत्रित रहे। हस्तक्षेप अर्थशास्त्र के लिए प्रतिबद्ध एक औपनिवेशिक सरकार ने इन निर्यातों में हस्तक्षेप करने या कोई राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। 1813 में ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के राज्य द्वारा प्रदत्त एकाधिकार के अंत के साथ, तैयार वस्त्रों सहित ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात 1814 में लगभग 1 मिलियन गज सूती कपड़े से 1820 में 13 मिलियन तक नाटकीय रूप से बढ़ गया। 1870 में 995 मिलियन, 1890 तक 2050 मिलियन। अंग्रेजों ने भारत पर मुक्त व्यापार लगा या, जबकि महाद्वीपीय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूती धागे के आयात पर 30% से 70% तक के कड़े टैरिफ अवरोध लगाए या इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अधिक औद्योगिकृत ब्रिटेन से कम खर्चीले आयात के परिणामस्वरूप, भारत का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, कपड़ा उत्पादन, इस तरह सिकुड़ गया कि 1870-1880 तक भारतीय उत्पादक स्थानीय खपत का केवल 25%-45% ही निर्माण कर रहे थे। इस अवधि के दौरान भारत के लौह उद्योग का विऔद्योगीकरण और भी व्यापक था। उद्यमी जमशेदजी टाटा 1839-1904 ने 1877 में बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ अपना औद्योगिक करियर शुरू किया, जबकि अन्य भारतीय मिलों ने स्थानीय शॉर्ट स्टैपल कपास और ब्रिटेन से आयात की जाने वाली सस्ती मशीनरी का उपयोग करके सस्ते मोटे धागे और बाद में कपड़े का उत्पादन किया। टाटा ने मिस्र से महंगी लंबी चौड़ी कपास का आयात करके और यूनाइटेड से अधिक जटिल रिंग स्पिंडल मशीनरी खरीदकर बहुत बेहतर किया। राज्य बेहतर सूत कातेंगे जो ब्रिटेन से आयात के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। 1890 के दशक में, उन्होंने भारतीय फंडिंग का उपयोग करके भारी उद्योग में जाने की योजना शुरू की। राज्य ने पूंजी प्रदान नहीं की, लेकिन स्टील उद्योग में अमेरिका और जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन की गिरती स्थिति से अवगत होकर, वह भारत में स्टील मिलें चाहता था। इसने किसी विशेष स्टील को खरीदने का वादा किया जिसे टाटा अन्यथा नहीं बेच सकता था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसका नेतृत्व अब उनके बेटे दोराबजी टाटा 1859-1932 ने किया,
ने 1908 में बिहार के जमशेदपुर में अपना संयंत्र खोला। इसने ब्रिटिश नहीं, बल्कि अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल किया और अग्रणी लोहा और इस्पात उत्पादक बन गया। भारत 1945 में 120,000 कर्मचारियों के साथ टिस्को तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय क्षमता, उद्यमशीलता की क्षमता और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उच्च वेतन का भारत का गौरवपूर्ण प्रतीक बन गया। टाटा परिवार भारत के अधिकांश बड़े व्यवसायियों की तरह भारतीय राष्ट्रवादी थे, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा न करते थे क्योंकि यह राज्य के लिए बहुत आक्रामक रूप से शत्रुतापूर्ण, समाजवादी और ट्रेड यूनियनों का बहुत समर्थक था। ब्रिटिश भारत ने 19वीं सदी के अंत में एक आधुनिक रेलवे प्रणाली का निर्माण किया, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली थी। पहले रेलवे का निजी स्वामित्व और संचालन होता था। वे ब्रिटिश प्रशासकों, इंजीनियरों और शिल्पकारों द्वारा चलाए जा रहे थे। पहले केवल अकुशल श्रमिक ही भारतीय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में औपनिवेशिक सरकार ने एक ऐसी योजना के तहत निजी निवेशकों द्वारा समर्थित नई रेलवे कंपनियों को प्रोत्साहित किया, जो संचालन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान भूमि प्रदान करेगी और 5% तक वार्षिक रिटर्न की गारंटी देगी। कंपनियों को 99 साल के पट्टे के तहत लाइनों का निर्माण और संचालन करना था। सरकार के पास उन्हें पहले खरीदने का विकल्प था। दो नई रेलवे कंपनियां, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे (GIPR) और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी (EIR) ने 1853-54 में बॉम्बे और कलकत्ता के पास लाइनों का निर्माण और संचालन शुरू किया। इलाहाबाद और कानपुर के बीच उत्तर भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन 1859 में खोली गई। आखिरकार 5 ब्रिटिश कंपनियां भारत में सभी रेलवे व्यवसाय का मालिक बन गईं और एक लाभ अधिकतमकरण योजना के तहत संचालित हुईं। इसके अलावा इन कंपनियों का कोई सरकारी विनियमन नहीं था। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाली ट्रंक लाइनों का एक नेटवर्क बनाने की योजना तैयार की। सरकारी गारंटियों से उत्साहित होकर निवेश प्रवाहित हुआ और नई रेल कंपनियों की एक श्रृंखला स्थापित हुई, जिससे भारत में रेल प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ। जल्द ही कई बड़ी रियासतों ने अपनी रेल प्रणाली बनाई और नेटवर्क उन क्षेत्रों में फैल गया जो असम, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के आधुनिक राज्य बन गए। 1860 और 1880 के बीच इस नेटवर्क का रूट माइलेज 1349 से बढ़कर 25,495 किलोमीटर, 838 से 15,842 मील हो गया, जो ज्यादातर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों से अंतर्देशीय विकिरण कर रहे था। 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद और बाद में भारत पर क्राउन शासन के बाद रेलवे को यूरोपीय आबादी की रणनीतिक रक्षा के रूप में देखा गया, जिससे सेना को देशी अशांति को कम करने और ब्रिटेन की रक्षा करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ने की इजाजत मिली। इस प्रकार रेलवे ने भारत को नियंत्रित करने के लिए औपनिवेशिक सरकार के एक उपकरण के रूप में कार्य किया, क्योंकि वे शाही परियोजना के लिए एक आवश्यक रणनीतिक, रक्षात्मक, अधीनस्थ और प्रशासनिक उपकरण थे। अधिकांश रेलवे निर्माण ब्रिटिश इंजीनियरों की देखरेख में भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया था। एक ब्रॉड गेज, मजबूत ट्रैक और मजबूत पुलों का उपयोग करके सिस्टम को भारी रूप से बनाया गया था। 1900 तक भारत में व्यापक, मीटर और नैरो गेज नेटवर्क पर काम करते हुए विविध स्वामित्व और प्रबंधन के साथ रेल सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला थी। 1900 में सरकार ने GIPR नेटवर्क को अपने हाथ में ले लिया, जबकि कंपनी ने इसे मैनेज करना जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेलवे का उपयोग सैनिकों और अनाज को ब्रिटेन, मेसोपोटामिया और पूर्वी अफ्रीका के रास्ते बॉम्बे और कराची के बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। ब्रिटेन से उपकरणों और पुर्जों के शिपमेंट में कटौती के साथ रखरखाव और अधिक कठिन हो गया। गंभीर कार्यकर्ता सेना में प्रवेश कर गए, कार्यशालाओं को तोपखाने बनाने में बदल दिया गया, कुछ लोकोमोटिव और कारों को मध्य पूर्व में भेज दिया गया था। रेलवे बमुश्किल बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सका। युद्ध के अंत तक रेलवे रखरखाव की कमी के कारण खराब हो गया था और लाभदायक नहीं था। 1923 में GIPR और एयर दोनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हेड्रिक दिखाता है कि 1930 के दशक तक राज्य लाइन और निजी कंपनियों दोनों ने केवल यूरोपीय पर्यवेक्षकों, सिविल इंजीनियरों और यहां तक परिचालन कर्मियों जैसे लोकोमोटिव इंजीनियरों को काम पर रखा था। कठिन शारीरिक श्रम भारतीयों पर छोड़ दिया गया था। औपनिवेशिक सरकार मुख्य रूप से यूरोपीय श्रमिकों के कल्याण से संबंधित थी और किसी भी भारतीय मृत्यु को या तो अनदेखा कर दिया गया था या केवल एक ठंडे सांख्यिकीय आंकड़े के रूप में उल्लेख किया गया था। सरकार की स्टोर नीति के लिए आवश्यक है कि रेलवे अनुबंधों पर बोलियां दन में भारतीय कार्यालय को दी जाएं,
जिससे अधिकांश भारतीय कंपनियां बंद हो गईं। रेलवे कंपनियों ने अपने अधिकांश हार्डवेयर और पुर्जे ब्रिटेन में खरीदे। भारत में रेलवे रखरखाव कार्यशालाएं थीं, लेकिन उन्हें शायद ही कभी इंजनों के निर्माण या मरम्मत की अनुमति दी जाती थी। युद्ध आपातकाल तक टिस्को स्टील रेल के ए ऑर्डर प्राप्त नहीं कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध ने रेलवे को गंभीर रूप से पंगु बना दिया क्योंकि रोलिंग स्टॉक को मध्य पूर्व की ओर मोड़ दिया गया था और रेलवे कार्यशालाओं को युद्ध सामग्री कार्यशालाओं में बदल दिया गया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली 32 लाइनों सहित 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियों को भारतीय रेलवे नामक एक राष्ट्रीयकृत इकाई बनाने के लिए सम्मिलित किया गया था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक उदाहरण प्रदान करता है कि वह अपने धन और विशेषज्ञता को सैन्य उद्देश्यों 1857 के विद्रोह के बाद के लिए तैयार की गई एक बहुत अच्छी तरह से निर्मित प्रणाली में डाल रहा है, इस उम्मीद में कि यह उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। सिस्टम को अधिक बनाया गया था और माल ढुलाई की छोटी मात्रा के लिए बहुत महंगा था। क्रिस्टेंसन 1996, जिन्होंने औपनिवेशिक उद्देश्य, स्थानीय जरूरतों, पूंजी, सेवा और निजी बनाम सार्वजनिक हितों को देखा, ने निष्कर्ष निकाला कि रेलवे को राज्य का प्राणी बनाना सफलता में बाधा डालता है क्योंकि रेलवे खर्च को एक ही समय लेने वाली से गुजरना पड़ता है और राजनीतिक बजट प्रक्रिया के रूप में अन्य सभी राज्य खर्च किया। इसलिए रेलवे की लागत को रेलवे या उनके यात्रियों की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता है। ब्रिटिश राज ने रेलवे, टेलीग्राफी, सड़कों और बम दरगाहों के अलावा नहरों और सिंचाई प्रणालियों सहित बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। गंगा नहर हरिद्वार से कानपुर, अब कानपुर तक 560 किलोमीटर 350 मील तक पहुंच गई और हजारों किलोमीटर वितरण नहरों की आपूर्ति की। 1900 तक राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली थी। एक सफलता की कहानी असम थी। 1840 में का जंगल, जिसमें 1900 तक 1600,000 हेक्टेयर 4000,000 एकड़ खेती के अधीन था, खासकर चाय बागानों में। कुल मिलाकर सिंचित भूमि की मात्रा को 8 के कारक से गुणा किया गया। इतिहासकार डेविड गिल्मर कहते हैं, 1870 के दशक तक गंगा नहर द्वारा सिंचित जिलों में किसानों को पहले की तुलना में बेहतर रूप से खिलाया गया, खा गया और कपड़े पहनाए गए। सदी के अंत तक पंजाब में नहरों का नया नेटवर्क और भी अधिक समृद्ध किसान पैदा करने के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति द्वारा शुरू किए गए तकनीकी परिवर्तन दोनों ने भारत और ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं को बारीकी से जोड़ने का प्रभाव डाला। वास्तव में परिवहन और संचार में कई बड़े बदलाव, जो आमतौर पर भारत के क्राउन शासन से जुड़े होते हैं, विद्रोह से पहले ही शुरू हो चुके थे। चूंकि डलहौजी ने ब्रिटेन में चल रही तकनीकी क्रांति को अपनाया था, भारत ने भी उन सभी प्रौद्योगिकियों का तेजी से विकास देखा। भारत में रेल, सड़कों, नहरों और पुलों का तेजी से निर्माण किया गया और टेलीग्राफ लिंक समान रूप से तेजी से स्थापित किए गए ताकि कच्चे माल, जैसे कपास, भारत के भीतरी इलाकों से इंग्लैंड को बाद में निर्यात के लिए बॉम्बे जैसे बंदरगाहों तक अधिक कुशलता से पहुंचाया जा सके। इसी तरह इंग्लैंड से तैयार माल को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए उतनी ही कुशलता से वापस ले जाया गया। बड़े पैमाने पर रेलवे परियोजनाओं को ईमानदारी से शुरू किया गया और सरकारी रेलवे नौकरियों और पेंशन ने पहली बार बड़ी संख्या में उच्च जाति हिंदुओं को सिविल सेवाओं में आकर्षित किया। भारतीय सिविल सेवा प्रतिष्ठित थी और अच्छी तरह से भुगतान किया जाता था। यह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहा। 1875 तक ब्रिटिश कपास के आयात ने भारतीय बाजार के 55% हिस्से को कवर कर लिया। यूरोपीय कारखानों में विकसित औद्योगिक उत्पादन 1850 के दशक तक अज्ञात था, जब बंबई में पहली कपास मिलें खोली गईं, जो पारिवारिक श्रम पर आधारित कुटीर आधारित घरेलू उत्पादन प्रणाली के लिए एक चुनौती थी। भारत की अधिकांश आबादी के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में करों में कमी आई। औपनिवेशिक काल के अंत में 1% की तुलना में मुगल काल के दौरान भूमिकर राजस्व ने भारत की राष्ट्रीय आय का 15% दावा किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का प्रतिशत मुगल काल के दौरान 44% से बढ़कर औपनिवेशिक काल का अंत तक 54% हो गया। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1990 में $1700 के $550 से घटकर 1857 तक $520 हो गई, हालांकि बाद में 1947 तक यह बढ़कर $618 हो गई। इतिहासकार इस बात पर बहस जारी रखते हैं कि क्या ब्रिटिश शासन का दीर्घकालिक इरादा भारत के आर्थिक विकास को गति देना था या विकृत और मंद करने के लिए। 1780 में रूढ़िवादी ब्रिटिश राजनेता एडमंड बक ने भारत की स्थिति का मुद्दा उठाया।
उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जोरदार हमला किया, यह दावा करते हुए कि वॉरेन हेस्टिंग्स और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को बर्बाद कर दिया था। भारतीय इतिहासकार रजत कांतारे 1998 ने हमले की इस कथि को जारी रखते हुए कहा कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई अर्थव्यवस्था मुगल साम्राज्य की पारंपरिक अर्थव्यवस्था के लिए लूट और तबाही का एक रूप थी। रे ने अंग्रेजों पर भोजन और धन के भंडार को कम करने और उच्च कर लगाने का आरोप लगाया, जिससे 1770 के भयानक बंगाल अकाल का कारण बना, जिसने बंगाल के 1/3 लोगों को मार डाला। भारतीय अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के 2018 के शोध में अनुमान लगाया गया है कि अंग्रेजों द्वारा लिए गए संसाधनों में $45 ट्रिलियन की राशि थी, जो भारत की निर्यात अधिशेष आय को 173 साल के शासन से अधिक लेती है और ब्याज की 5% दर पर चक्रवृद्धि करती है। पी. जे. मार्शल बताते हैं कि हाल की विद्वता ने इस दृष्टिकोण की पुनर्व्याख्या की है कि पूर्व में सौम्य मुगल शासन की समृद्धि ने गरीबी और अराजकता का मार्ग प्रशस्त किया। उनका तर्क है कि ब्रिटिश अधिग्रहण ने अतीत के साथ कोई तीव्र विराम नहीं लिया, जिसने बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय मुगल शासकों को नियंत्रण सौंप दिया और 18वीं शताब्दी के बाकी हिस्सों के लिए आमतौर पर समृद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। मार्शल ने नोट किया कि अंग्रेजों ने भारतीय बैंकरों के साथ साझेदारी की और स्थानीय कर प्रशासकों के माध्यम से राजस्व जुटाया और कराधान की पुरानी मुगल दरों को बनाए रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी कराधान प्रणाली विरासत में मिली, जिसने भारतीय किसानों की उपज का 1/3 हिस्सा लिया। अंग्रेजों के विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में भारतीय राष्ट्रवादी खाते के बजाय क्रूरबल द्वारा सत्ता पर कब्जा करना और पूरे भारत को गरीब बनाना। मार्शल व्याख्या प्रस्तुत करता है, भारत और पश्चिम में कई विद्वानों द्वारा समर्थित कि ब्रिटिश पूर्ण नियंत्रण में नहीं थे, बल्कि इसके बजाय थे, जो मुख्य रूप से एक भारतीय नाटक था और जिसमें उनकी सत्ता में वृद्धि भारतीय अभिजात वर्ग के साथ उत्कृष्ट सहयोग पर निर्भर थी। मार्शल मानते हैं कि उनकी अधिकांश व्याख्या अभी भी कई इतिहासकारों के बीच अत्यधिक विवादास्पद है। ब्रिटिश राज बनने वाले क्षेत्र की जनसंख्या 160 तक 100 मिलियन थी और 19वीं शताब्दी तक लगभग स्थिर रही। भारत की 1881 में की गई पहली जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 255 मिलियन तक पहुंच गई। 1881 से भारत की जनसंख्या के अध्ययन ने कुल जनसंख्या, जन्म और मृत्यु दर, विकास दर, भौगोलिक वितरण, साक्षरता, ग्रामीण और शहरी विभाजन, 10 लाख के शहर और 8 मिलियन से अधिक आबादी वाले 3 शहरों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है: दिल्ली, ग्रेटर बॉम्बे और कलकत्ता। मुख्य रूप से जैविक टीकाकरण के कारण 1920-1945 के युग में मृत्यु दर में गिरावट आई। अन्य कारकों में बढ़ती आय और बेहतर रहने की स्थिति, बेहतर पोषण, एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण और बेहतर आधिकारिक स्वास्थ्य यह नीतियां और चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। जैसा कि 1938 की एक आधिकारिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, शहरों में अत्यधिक भीड़भाड़ ने बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बना। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में काम सभी भीड़भाड़ और भीड़भाड़ को तेज करते हैं। व्यस्ततम केंद्रों में घरों को एक साथ बनाया जाता है, ईव टचिंग ईव, और अक्सर बैक टू बैक। जगह इतनी मूल्यवान है कि सड़कों और सड़कों के स्थान पर घुमावदार गलियां घरों तक एकमात्र पहुंच प्रदान करती हैं। स्वच्छता की उपेक्षा अक्सर सड़ते कचरे के ढेर और सीवेज के पूल से प्रकट होती है, जबकि शौचालयों की अनुपस्थिति वायु और मिट्टी के सामान्य प्रदूषण को बढ़ाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य। ब्रिटिश राज के दौरान भारत ने अब तक दर्ज किए गए कुछ सबसे खराब अकालों का अनुभव किया, जिसमें 1876-1878 का भीषण अकाल शामिल है, जिसमें 1 मिलियन से 10.3 मिलियन लोग मारे गए, और 1899-1900 का भारतीय अकाल, जिसमें 1.25 से 10 मिलियन लोग मारे गए। माइक डेविस और अमर्त्य सेन के काम सहित हालिया शोध का तर्क है कि भारत में अकाल भारत में ब्रिटिश नीतियों द्वारा और अधिक गंभीर बना दिया गया था। पहली हैजा महामारी बंगाल में शुरू हुई, फिर 1820 तक पूरे भारत में फैल गई। इस महामारी के दौरान 10,000 ब्रिटिश सैनिक और अनगिनत भारतीय मारे गए। 1817 और 1860 के बीच भारत में अनुमानित मृत्यु 15 मिलियन से अधिक हो गई। 1865 और 1917 के बीच 1 और 23 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। प्लेग की तीसरी महामारी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन में शुरू हुई, अंततः सभी बसे हुए महाद्वीपों में फैल गई और अकेले भारत में 10 मिलियन लोगों की मौत हो गई। वाल्डेमार हैफकिन, जो मुख्य रूप से भारत में काम करते थे, हैजा और बुबोनिक प्लेग के खिलाफ टीके विकसित और तैनात करने वाले पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने।
1925 में बंबई में प्लेग प्रयोगशाला का नाम बदलकर हाफकिन संस्थान कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में भारत में बुखार को मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल अस्पताल में कार्यरत ब्रिटेन के सर रोनाल्ड रॉस ने अंततः 1898 में साबित कर दिया कि सिकंदराबाद में डेक्कन में काम के दौरान मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, जहां अब उनके सम्मान में सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीज का नाम रखा गया है। 1881 में लगभग 120,000 कुष्ठ रोगी थे। केंद्र सरकार ने 1898 का अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में कुष्ठ पीड़ितों के जबरन कारावास के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान किया। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के निर्देशन में चेचक के टीकाकरण के प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के परिणामस्वरूप 19वीं सदी के अंत तक चेचक की मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। 1849 में कलकत्ता की कुल मौतों में से लगभग 13% मौतें चेचक के कारण हुई। 1868 और 1907 के बीच चेचक से लगभग 4.7 मिलियन मौतें हुईं। सर रॉबर्ट ग्रांट ने अपना ध्यान मूल वासियों को चिकित्सा ज्ञान प्रदान करने के लिए बॉम्बे में एक व्यवस्थित संस्थान की स्थापना पर केंद्रित किया। 1860 में ग्रांट मेडिकल कॉलेज डिग्री एल्फिंस्टन कॉलेज, डेक्कन कॉलेज और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई के 7 शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 4 मान्यता प्राप्त कॉलेजों में से एक बन गया। शिक्षा थॉमस बबिंगटन मैकाले 1800-1859 ने अंग्रेजी इतिहास की अपनी विगिश व्याख्या को एक ऊर्ध्वगामी प्रगति के रूप में प्रस्तुत किया जो हमेशा अधिक स्वतंत्रता और अधिक प्रगति की ओर ले जाती है। मैकाले एक साथ भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने में शामिल एक प्रमुख सुधारक थे। वह इसे अंग्रेजी भाषा पर आधारित करेंगे ताकि भारत लगातार ऊपर की ओर प्रगति में मातृभूमि में शामिल हो सके। मैकाले ने बक के नैतिक शासन पर जोर दिया और इसे वास्तविक स्कूल सुधारों में लागू किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को मूल निवासियों को सभ्य बनाने का एक गहरा नैतिक मिशन मिला। येल प्रोफेसर करुणा मंटेना ने तर्क दिया है कि सभ्यता मिशन लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि वह कहती हैं कि उदार सुधारक प्रमुख बहसों में हारे हुए थे, जैसे कि भारत में 1857 के विद्रोह के बाद और एडवर्ड आयरे के मोरेंट वे के क्रूर दमन का घोटाला 1865 में जमैका में विद्रोह। बयानबाजी जारी रही, लेकिन यह ब्रिटिश कुशासन और नस्लवाद के लिए एक बहाना बन गया। अब यह नहीं माना जाता था कि मूल निवासी वास्तव में प्रगति कर सकते हैं, इसके बजाय उन्हें भारी हाथों से शासन करना पड़ा। लोकतांत्रिक अवसरों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अंग्रेजी इतिहासकार पीटर कैन ने मंटेना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि साम्राज्यवादियों को वास्तव में विश्वास था कि ब्रिटिश शासन प्रजा को आदेशित स्वतंत्रता का लाभ देगा, जिससे ब्रिटेन अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा कर सकता है और अपनी महानता प्राप्त कर सकता है। अधिकांश बहस ब्रिटेन में ही हुई और साम्राज्यवादियों ने आम जनता को यह समझाने के लिए कड़ी मेहनत की कि सभ्यता मिशन अच्छी तरह से चल रहा था। इस अभियान ने घर पर शाही समर्थन को मजबूत करने का काम किया और इस प्रकार, कैन कहते हैं, साम्राज्य चलाने वाले सज्जन कुलीनों के नैतिक अधिकार को मजबूत करने के लिए 1857 में विद्रोह से ठीक पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 1890 तक लगभग 60,000 भारतीयों ने मैट्रिक की पढ़ाई की थी, मुख्यतः उदार कला या कानून में। लगभग 1/3 ने लोक प्रशासन में प्रवेश किया और 1/3 वकील बन गए। परिणाम एक बहुत अच्छी तरह से शिक्षित पेशेवर राज्य नौकरशाही थी। 1887 तक 21,000 मध्य स्तरीय सिविल सेवा नियुक्तियों में 45% हिंदुओं के पास, 7% मुसलमानों के पास, 19% यूरेशियन यूरोपीय पिता और भारतीय माता द्वारा और 29% यूरोपीय लोगों के पास थे। 1000 शीर्ष स्तरीय सिविल सेवा पदों में से लगभग सभी ब्रितानियों के पास थे, आमतौर पर ऑक्सब्रिज की डिग्री के साथ। स्थानीय परोपकारी लोगों के साथ काम करने वाली सरकार ने 1911 तक 186 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के कॉलेज खोले। उन्होंने 36,000 छात्रों, 90% से अधिक पुरुषों को नामांकित किया। 1939 तक संस्थानों की संख्या दोगुनी हो गई और नामांकन 145,000 तक पहुंच गया। पाठ्यक्रम ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज द्वारा निर्धारित प्रकार के शास्त्रीय ब्रिटिश मानकों का पालन किया और अंग्रेजी साहित्य और यूरोपीय इतिहास पर जोर दिया। फिर भी 1920 के दशक तक छात्र निकाय भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र बन गए थे। मिशनरी काम 1889 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गास्कोय ने सेसिल सेलिसबरी के तीसरे मार्क्वेस ने कहा,
यह न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि ईसाई धर्म के प्रसार को यथासंभव लंबाई और चौड़ाई में बढ़ावा देना हमारे हित में है। इंडिया। ब्रिटिश भारतीय सेना के विकास के कारण भारत में कई एंग्लिकन पादरी आए। 1814 में चर्च ऑफ इंग्लैंड के चर्च मिशन सोसाइटी के आगमन के बाद चर्च ऑफ इंडिया, बर्मा और सीलोन CIBC के कलकत्ता के सूबा का निर्माण किया गया था। इसके सेंट पॉल कैथेड्रल को 1847 में बनाया गया था। 1930 तक चर्च ऑफ इंडिया भारत, बर्मा और सीलोन के भारतीय साम्राज्य में 14 सूबा थे। अन्य ईसाई संप्रदायों के मिशनरी भी ब्रिटिश भारत में आए। उदाहरण के लिए, लूथरन मिशनरी 1836 में कलकत्ता पहुंचे और 1880 तक 1052 गांवों में फैले 31,200 से अधिक लूथरन ईसाई थे। मेथोडिस्ट 1783 में भारत आने लगे और शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय और जीलवाद पर ध्यान केंद्रित करने वाले मिशनों की स्थापना की। 1790 के दशक में लंदन मिशनरी सोसाइटी और बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के ईसाइयों ने भारतीय साम्राज्य में मिशनरी कार्य करना शुरू किया। न्यूयॉर्क में लंदन मिशनरी सोसाइटी अस्पताल ने औपनिवेशिक मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा संगठित प्रयास किए जाने से पहले ही बीमारियों के इलाज के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार किया, जिससे मृत्यु दर में काफी कमी आई। क्राइस्ट चर्च कॉलेज 1866 और सेंट स्टीफन्स कॉलेज 1881 ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित चर्च से जुड़े प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के दो उदाहरण हैं। ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर ईसाई ग्रंथ, विशेष रूप से बाइबल, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा थे। ब्रिटिश राज के दौरान ईसाई मिशनरियों ने भारतीय भाषाओं के लिए लेखन प्रणाली विकसित की, जो पहले एक नहीं थी। भारत में ईसाई मिशनरियों ने साक्षरता बढ़ाने के लिए भी काम किया और सामाजिक सक्रियता में भी लगे, जैसे वेश्यावृत्ति के खिलाफ लड़ना, विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के अधिकार का समर्थन करना और महिलाओं के लिए जल्दी विवाह को रोकने की कोशिश करना। ब्रिटिश महिलाओं के बीच जनाना मिशन ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को जीतने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया। विरासत। इतिहासकारों के बीच पुरानी आम सहमति थी कि 1858 से द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता काफी सुरक्षित थी। हाल ही में, हालांकि, इस व्याख्या को चुनौती दी गई है। उदाहरण के लिए मार्क कोंडोस जॉन विल्सन का तर्क है कि शाही सत्ता कालानुक्रमिक रूप से असुरक्षित थी। वास्तव में अधिकारियों की पीढ़ियों की चिंता ने न्यूनतम सामंजस्य के साथ एक अराजक प्रशासन का निर्माण किया। इन इतिहासकारों ने अपनी पसंद के अनुसार अभिनय करने में सक्षम एक आश्वस्त राज्य के बजाय एक मनोवैज्ञानिक रूप से उलझा हुआ व्यक्ति पाया है, जो अमूर्त, छोटे पैमाने या अल्पावधि को छोड़कर अभिनय करने में असमर्थ है। इस बीच द रबा घोष एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्वतंत्रता के समय और भारत की स्वतंत्रता के बाद देश ने गैर पक्षपाती अदालतों के माध्यम से संसदीय सरकार, एक व्यक्ति, एक वोट और कानून के शासन जैसे केंद्रीय ब्रिटिश संस्थानों को बनाए रखा है। इसने राज्य की संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे सिविल सेवाओं, उपमंडलों का प्रशासन, विश्वविद्यालयों और स्टॉक एक्सचेंजों को भी बरकरार रखा। एक बड़ा परिवर्तन इसकी पूर्व अलग रियासतों की अस्वीकृति थी। मेटकाफ दर्शाता है कि 2 शताब्दियों के दौरान ब्रिटिश बुद्धिजीवियों और भारतीय विशेषज्ञों ने भारत में शांति, एकता और अच्छी सरकार लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई प्रतिस्पर्धी तरीकों की पेशकश की। उदाहरण के लिए, कॉर्नवालिस ने बंगाली जमींदार को अंग्रेजी जमींदारों के रूप में बदलने की सिफारिश की, जो इंग्लैंड में स्थानीय मामलों को नियंत्रित करते थे। मुनरो ने किसानों से सीधे निपटने का प्रस्ताव रखा। सर विलियम जोन्स और ओरिएंटलिस्ट ने संस्कृत को बढ़ावा दिया, जबकि मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। जिनकिन का तर्क है कि लंबे समय में राज की विरासत के बारे में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वह ब्रिटिश राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जिन्हें भारतीयों ने 1947 के बाद अपने कब्जे में ले लिया, विशेष रूप से एकता, लोकतंत्र, कानून के शासन और जाति से परे एक निश्चित समानता में विश्वास। पंथ। जिनकिन इसे न केवल कांग्रेस पार्टी में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच भी देखता है, जो विशेष रूप से हिंदू परंपराओं पर जोर देती है। संयुक्त भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण ने भारतीय संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य यह प्रभाव अंग्रेजी भाषा है, जो भारत की प्रशासनिक और भाषाई भाषा के रूप में उभरी है, जिसके बाद देशी और गॉथिक व्यंग्यात्मक वास्तुकला का मिश्रण है। इसी तरह भारत की भाषाओं और संस्कृति का प्रभाव ब्रिटेन पर भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कई भारतीय शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रवेश करते हैं और भारतीय व्यंजनों को भी अपनाते हैं।